1971 में हुआ था, दुनिया का कोई देश ने इस तरीके का ऑपरेशन नहीं किया है। हाँ, मतलब ये इतना आसान नहीं था कि हमने 13 दिन में युद्ध जीत ये लिया। सब बकवास है। और उस डायरेक्ट एक्शन डे में मुजीब ने पार्टिसिपेट किया और हिंदुओं को भी मारा था। पाकिस्तान का जो असली इंडिपेंडेंस है वो 1947 में नहीं था, वो 1956 में था। अंग्रेजों ने भारत का विभाजन किया और इन्होंने पाकिस्तान का विभाजन किया। ये वही बंदे हैं। शेख मुजीब इंडिया के एजेंट थे और आईबी ने रिक्रूट किया था। कैसे हुआ वो कहानी बताइए। भारत ने उस 1970 के पाकिस्तान के इलेक्शन में हस्तक्षेप करके अपना कैंडिडेट जो है उसको गद्दी के पास लेके गए। फॉल बैक प्लान ये था कि जो ये नहीं बनेंगे तो फिर ये आंदोलन शुरू होगा। चेकमेट था वो। चेकमेट था, जबरदस्त चेकमेट था। 200,000 women were raped. 3 million people were killed. लोग समझते नहीं है नेवी ने क्या किया। ये इन ग्रुप्स were sent in through the border wearing lungis, one knife, one limpet mine and निरोध condoms. 1970 से देखो कई चीजें ऐसी होती हैं, कह सकते हो कि ये रॉ और आईबी ने किया। नमस्ते सर। नमस्ते सर, कैसे हैं आप दोनों? बहुत बढ़िया। आपकी नई बुक आ गई है बांग्लादेश के ऊपर और आज 16 दिसंबर भी है। तो बांग्लादेश पे सर बहुत सारी बुक्स लिखी जा चुकी हैं, लेकिन अभी भी आपने ये जो लिखा है इसमें बहुत सारी नई चीज़ें हैं। 2 पार्ट्स में है। पहला पार्ट आपने लिखा है, दूसरा पार्ट आपने लिखा है। तो पहला पार्ट बेसिकली जो 1947 से 1970 तक, और उसके बाद सर आपने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। और उसके बाद में हमने फिर दोनों ने मिलके एक एपिलॉग लिखा है जी, जो कि 1975 से 2025 तक की कहानी को आगे लेके जाती है। हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बांग्लादेश अभी बहुत ही क्रिटिकल हो गया है भारत के लिए। एक तो ये बताइए कि कहाँ पे ये आया कि मुझे बांग्लादेश पे बुक लिखनी चाहिए? देखिए, ऐसा हुआ, इसकी शुरुआत हुई थी 2021 में कि एक संस्था है यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट, आर्मी से जुड़ी हुई है, और उन्होंने एक सेमिनार किया था बांग्लादेश पे। उस समय मेरा ख्याल है 50th एनिवर्सरी था बांग्लादेश की लड़ाई की, और कुछ लोग बांग्लादेश से आए थे। तो उस सेमिनार में सुब्रोटो भी थे और मैं भी था, और मैंने एक वहाँ पे पेपर प्रेजेंट किया था। और मेरा पेपर का मकसद प्रेजेंट करने का ये था कि मैंने एक रिसर्च कर रहा था ऐसे लिखने के लिए, क्या लिखूं। सोच रहा था कि भाई बांग्लादेश की बारे में नया क्या लिखूं, 50 साल हो गए हैं। तो मुझे एक ये आर्टिकल मिला। ये उनका नाम, वो जो प्रसार भारती के चेयरमैन है, क्या नाम था उनका? जवाहर सरकार, जो अब बाद में ये आपके तृणमूल कांग्रेस के वो थे राज्यसभा मेंबर, और उनकी लड़ाई हो गई थी बाद में ममता बनर्जी के साथ में, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। तो उन्होंने लिखा था कि एक ऑपरेशन था इंडियन आर्मी का, ऑपरेशन स्टीपल चेस, जिसमें कि उन्होंने नक्सलवादियों को उड़ा दिया था, बहुतों को, और साथ में जो नक्सल थे ईस्ट पाकिस्तान के उनको भी उड़ा दिया था। और ये जो नक्सल की जो लड़ाई हो रही थी सिक्योरिटी फोर्सेस से 1967-68 से, तो वो स्टीपल चेस जो था उसमें आर्मी भी आई, और साथ में उसमें बीएसएफ भी थी, और उसमें साथ में वेस्ट बंगाल पुलिस भी थी। तो मैंने थोड़ी और रिसर्च की तो मुझे समझ में आया कि जो ये स्टीपल चेस में आर्मी के कोई 90,000 जवान थे, और उसमें पैराट्रूपर्स भी थे। तो मैंने कहा पैराट्रूपर्स नक्सलाइट्स के साथ में क्या करेंगे। तो फिर मैंने थोड़ी सी और रिसर्च की तो पता चला कि ये जो बांग्लादेश की लड़ाई के पहले जो मोबिलाइजेशन थी, वो मोबिलाइजेशन करते हुए पता चल जाता दुश्मन को कि भाई हमारी सेना मोबिलाइज हो रही है। तो अंडर द कवर ऑफ ऑपरेशन स्टीपल चेस, ये जो मोबिलाइजेशन थी ये हो रही थी 1970 से ही। तो ये बात मैंने वहाँ पे उस सेमिनार में, ये मैंने पेपर में अपना ये थीसिस दिया। तो जो वहाँ के काफ़ी 2-4 और जनरल्स थे, 2-4 नहीं काफ़ी सारे जनरल्स थे, लेकिन 2-4 ने कहा ये ऐसे ही है, ये कुछ नहीं है। तो सुब्रोटो वहाँ पे थे, और ये एक प्रोग्राम बना रहे थे, ब्रेन्स ट्रस्ट सीरीज़ है ब्रिटिश हाई कमीशन के लिए। उसमें से ये जो इंडिविजुअल अकाउंट्स थे जो वॉर वेटरन्स के 71 के लिए, तो वो उनकी डॉक्यूमेंट्रीज़ बना रहे थे। उन्होंने कम से कम 150 बनाई थी। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, आपने हमारी डॉक्यूमेंट्रीज़ आपको देखनी चाहिए। तो मैंने कहा देख लेते हैं। तो फिर बात हुई कि भाई हम क्यों नहीं एक फ़िल्म बनाए, क्योंकि मैं बेसिकली फ़िल्म मेकर हूँ। फ़िल्म मेकर के बाद में मैं
ऑथर बन गया। तो हम लोगों ने फिर काफ़ी धक्के खाए, खाक छानी, बॉम्बे गए, लेकिन हम लोग बॉम्बे के हैं नहीं, तो हमें किसी ने कोई ख़ास भाव ध्यान नहीं नहीं दिया, दिया। कोई घास नहीं डाली। हाँ। तो हम लोग वापस आ गए। फिर हमने कहा कि देखो भाई, ऐसा है कि ये कहानी जो है बड़ी ज़बरदस्त है, तो क्यों ना पहले हम किताब लिखें और उसके बाद में हम फिल्म या OTT सीरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। एक बार हमारे पास ठोस किताब हो जाएगी। तो मैंने कहा देखो, किताबें तो बहुत लिखी हुई हैं, तो हमें क्या है कि इस किताब में एक होलिस्टिक अप्रोच लेना चाहिए कि बांग्लादेश का जो आधार था वो कब बना, और इसके जो लड़ाई थी, लड़ाई के बारे में तो हज़ारों किताबें लिखी गई हैं, लेकिन लड़ाई के पहले जो पॉलिटिक्स का फेलियर था और फिर डिप्लोमेसी का फेलियर था, और उसके बाद में लड़ाई हुई, और उसके उस समय जो सारे अंतर्राष्ट्रीय जो शक्तियां थीं उनका क्या नज़रिया था, पूरी कहानी लिखी जाए होलिस्टिक, तो तब बात बनती है। तो मैंने सुब्रोटो को ये प्रपोज़ल दिया, तो सुब्रोटो ने कहा हाँ, अब आप उनसे भी पूछ लीजिए कि उनका व्यू क्या है इस पे बारे में। हाँ जी सर। तो मेरा सोच ये था कि मुझे बहुत सालों से ये लगता था कि 1971 इज़ अ शाइनिंग मोमेंट ऑफ आवर रिपब्लिक, कि हम लोग कहते हैं हमने ये किया वो किया। 2000 साल में जो 1971 में हुआ था, मैं छोटा आदमी हूँ, मेरे हिसाब में दुनिया का कोई देश ने इस तरीके का ऑपरेशन नहीं किया है। इट इज़ अ शाइनिंग मोमेंट इन द हिस्ट्री, ये मुझे पता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि क्योंकि हम लोग सब अनपढ़ लोग हैं, हमें पता नहीं था कि क्यों हम ये कह रहे हैं। क्योंकि 2 फोटोग्राफ्स हैं। एक फ़ोटोग्राफ है कि मानेकशॉ साहब जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, वो मिसेस गांधी के साथ बैठे हुए हैं, और एक फ़ोटोग्राफ है जहाँ जनरल अरोड़ा वो सरेंडर ले रहे हैं। इन दोनों फोटोग्राफ के अलावा हमें कुछ पता ही नहीं था। तो हुआ ये कि हमारे जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, एडमिरल अरुण प्रकाश, बहुत सज्जन आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, उनको मैंने फ़ोन किया था कि मैं उनका एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा जी मैं इंडिया की मैरीटाइम हेरिटेज जो है उसके ऊपर मैं करूँगा। तो जब आ रहे थे, जब मैंने रिसर्च किया, तो मुझे पता चला कि ये शख्स तो अपने बारे में कुछ कहता नहीं है, क्योंकि उन ज़माने के जो ऑफिसर्स थे वो लोग अपने बारे में कहना नहीं चाहते। लेकिन 1971 में ही वॉज 25-26 साल के थे, ही वॉज अ नेवल एविएटर। जो विक्रांत के ऊपर जो प्लेन्स हैं वो इट्स अ वेरी स्पेशलाइज स्किल। लेकिन 71 में वो एक एक्सचेंज प्रोग्राम पे थे एयरफोर्स के साथ। तो जब जंग शुरू होने वाला तो उन्होंने कहा मैं वापस चला जाता हूँ नेवी। तो एयरफोर्स ने कहा नहीं, हमने आपके ऊपर इतना ट्रेनिंग दिया है, आप हमारे साथ रहोगे और हमारे साथ जंग लड़ोगे। तो ही वॉज अ पार्ट ऑफ 20 स्क्वाड्रन, और उनके जो कमांडिंग ऑफिसर थे वो बहुत ही आला ऑफिसर हैं। उनका नाम है एयर वाइस, तब वो विंग कमांडर थे, लेटर ही रिटायर्ड एज एन एयर वाइस मार्शल सेसिल पार्कर, एंड इट वाज अ क्रैक स्क्वाड्रन। तो ये लोग पठानकोट से दे वेंट टू पेशावर, हंटर्स फ्लाई करते थे, दे फ्लू टू पेशावर, मियावाली एंड सो ऑन। और प्रकाश साहब पहले दिन वो गए एक सॉटी पे चकलाला, जो इस्लामाबाद के बाहर है, एंड दे डिस्ट्रॉयड चकलाला, बट ड्यूरिंग दैट रेड दे रॉकेटेड एन एयरक्राफ्ट which as it happened belonged to the defense advisor of the US to Pakistan, whose name was Chuck Yeager. तो ये इंटरनेशनल इंसिडेंट बन गया। अमेरिकन ने कहा कि आपने हमारा एयरक्राफ्ट कैसे उड़ा दिया, और ये इंडिया ने जानबूझ के किया है। लेकिन प्रकाश साहब ने ये कभी क्लेम नहीं किया कि ये मैंने किया है, क्योंकि वो कम उम्र थी, वो अपना गन कैमरा स्विच ऑन करने में भूल गए थे। लेकिन उनके साथ जो ऑफिसर फ्लाई कर रहे थे, तब स्क्वाड्रन लीडर करम बाया, उन्होंने कहा कि मैंने देखा ये, और ये आदमी की बड़प्पन है कि उस आदमी ने अभी तक ये कभी नहीं कहा कि ये मैंने किया है। तो वहाँ से मैंने सोचा ये तो स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है। तो मैंने कहा कि सर आप मुझसे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप स्टोरी बताएंगे, तो उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं बताऊंगा ये स्टोरी। तो मैं, और वो माने नहीं मेरी बात। तो लेकिन ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू 1 or 2 more people। मैंने उनसे बात की, उन्होंने अपनी किस्सा सुनाया। फिर करते करते कुछ 28 एपिसोड हो गए। मैंने सोचा ये तो बहुत मतलब ज़बरदस्त हो गया। तो तब मुझे लगा कि ये अकेला नहीं था, क्योंकि होता क्या इंडियन हिस्ट्री में कि हर आदमी कहता है कि मैं गया, मैंने जंग लड़ी, मैं जीत के आ गया। ये ऐसा नहीं था। ये सारे लोग ने कहा कि मैंने ये किया, उसने भी ये किया, उसने भी ये किया। तो जब मैंने पूरा ज्वाइन किया तो मैंने कहा ये तो मतलब
इट्स लाइक अ चेस गेम, मतलब ये तो बहुत बड़ी स्टोरी है। तो छोटे छोटे से टुकड़े लिए मैंने एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के, और मैं गया कुंभीग्राम जहाँ ये हेलीकॉप्टर यूनिट अभी भी है, उनको दिखाया। तो वहाँ के जो ऑफिसर्स, बहुत अच्छा रहा वो। कुंभीग्राम कहाँ पे? सिलचर के पास। सिलचर के, असम में। हाँ, असम में। तो उन्होंने वो पूरी स्टोरी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के निकल के आए। तो उन्होंने कहा कि सर हमने तो सोचा था खाली हम ही लड़के आए थे, ये तो बहुत बड़ी स्टोरी है। तो हमारे क्रिस श्रीनिवासन हैं, जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे, और जयंत चौधरी जो हमारे डायरेक्टर एनएसजी थे, वो आईबी में थे उसे, उन्होंने देखा, उनको अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने कहा ये स्टोरी खाली 20% है, 80% आपको पता करना पड़ेगा। जो दोस्त होते हैं वो हेल्प करते हैं आपको। तब तक इकबाल ने मुझे पकड़ लिया था। तो मैंने कहा इकबाल को कि आप तो कह रहे हो बुक लिखो, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे तो ही सेड नहीं करना पड़ेगा। तो फिर हमने पता करने की कोशिश की, और उस सफ़र में ये हुआ कि मुझे, आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट, आई डिस्कवर्ड बुक्स लेफ्ट बाय द पाकिस्तानीज। दे हैव लेफ्ट वेरी डिटेल्ड अकाउंट्स की 71 में हुआ क्या था। और हालांकि सब करने के बाद वो इंडिया को ब्लेम करते हैं, दोज रिकॉर्ड्स आर वेरी वेरी क्रिटिकल। तो वो सब इकट्ठे किया हम लोगों ने। मेरी स्टोरी ओरिजिनल नहीं है, मैंने कई लगभग 70-80 किताबें, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, वहाँ से मैं स्कॉलर भी नहीं हूँ, ऑथर भी नहीं हूँ। करने के बाद पूरा ड्राफ्ट बना, इट वॉज अ मेसी ड्राफ्ट, जो मैंने इकबाल को भेजा। और ये इकबाल की बड़प्पन है कि उसने पूरा उसको ठीक से सजाया, एंड दैट ही हेल्प मी, एंड देन ही पुट द होल थिंग टुगेदर, और दैट इज़ हाउ द स्टोरी केम अबाउट। लेकिन एक चीज़ जो हमें लगा करने के बाद कि ये मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, हाँ, मतलब ये इतना आसान नहीं था कि हमने 13 दिन में युद्ध जीत ये सब लिया। बकवास है। और उस पे भी हम आएंगे, एक एक नैरेटिव जो है इस वॉर का। लेकिन शुरुआत में करना चाहूँगा सर 47 से। और 47 में हमने इस पे पहले बात की है कि पाकिस्तान को क्रिएट करने का, जो कम से कम एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान का जो है, वो वाला जो ऊपर वाला जो हिस्सा है, उसको क्रिएट करने का ब्रिटिशर्स का एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट था। उनको न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस जो थी उन पे वॉच रखनी थी, और वो उनको गिलगित और सोवियत न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, सोवियत की, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस भी उन्होंने, मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने वो जो इलेक्शन बोला जाता है कि 50.49 और उस वोट से जो मैनिपुलेट पक्का किया था, उसका अभी तक शायद उस पर किसी ने काम नहीं किया है, बट वो 100% उनको देना ही था। और गिलगित तो जैसे एक ऑफिसर को, मेजर ब्राउन थे शायद वो, उनके थ्रू जिस तरीके से उन्होंने वो हथियाया, तो इट वाज वेरी स्ट्रेटेजिक। लेकिन इसमें आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट आप लेके आए हो कि जो बंगाल का भी है, यहाँ तो स्ट्रेटेजिक था, जियोपॉलिटिकल रीजन था उस पाकिस्तान को। ये वाला जो बांग्लादेश वाला जो रीजन था, इसमें इकोनॉमिक भी रीजन था उनको, कि इकोनॉमिक डैमेज कैसे हो इस वाले बंगाल का। क्योंकि जूट का आपने जैसे एग्जांपल दिया कि जूट का ये था कि जो सारी मिल थी वो तो थी अपने बंगाल वाले वेस्ट बंगाल में, और जो 4/5 ऑफ दैट जो जूट जहाँ पे प्रोड्यूस होता था वो बांग्लादेश में था। देखिए, ऐसा है कि इसमें कई इंटरेस्टिंग पहलू हैं। एक तो आपने जूट की बात की, जूट के साथ में चाय की जो इंडस्ट्री है, वो चाय के जो बागीचे थे और बागीचे हैं, वो कई तो मतलब एक कंसोलिडेटेड इंडस्ट्री थी। और वो चाय की इंडस्ट्री अंग्रेज़ों ने चाइना को तबाह करने के लिए, उसको आर्थिक रूप से तबाह करने के लिए इंडिया में उन्होंने उसको इस्टेब्लिश किया था, उसका आधार बनाया था। कम से कम 40,000 चीनी लेबर आई थी, जो अब मतलब पिछले 150 सालों में वो आसाम में लोगों के साथ में मिलजुल के वो अब इंटीग्रेट हो गए और वो इंटरब्रेड भी हो गए। तो ये जो चाय की जो बागीचे थे, उन्होंने पहले तो उनको भी तोड़ा। मतलब कि जब ये पार्टीशन किया तो वो चाय के जो गार्डन्स थे वो काफ़ी सारे बांग्लादेश में थे और काफ़ी सारे इंडिया में थे, और जो चाय की जो इंडस्ट्री थी और एक्सपोर्ट करने वाली इंडस्ट्री थी वो इंडिया में थी। तो इस पहलू पे हमने खास रिसर्च नहीं की क्योंकि हमारे पास समय नहीं था, और एक दूसरा साइड स्टोरी है, लेकिन ये भी एक इकोनॉमिक बेसिस उसका था। अब आप उस पे आइए कि जो इस कहानी का जो एक बड़ा अहम पात्र है वो शेख मुजीब है। और शेख मुजीब कौन था? शेख मुजीब हकीकत में, असलियत में मुस्लिम लीग का वर्कर था, जिसने कि अपनी जो उसकी जो छवि थी वो ये थी कि वो सुहरावर्दी मुस्लिम लीग का लीडर था,
और वो बंगाल का चीफ मिनिस्टर था और यूनाइटेड बंगाल का। उसने Direct डायरेक्ट action. एक्शन डे का ऐलान किया था, मेरा ख्याल है 1946 में। और उस डायरेक्ट एक्शन डे में मुजीब ने पार्टिसिपेट किया और उसकी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि उसने हिंदुओं को भी मारा था। तो मतलब वो एक एक्टिव मिलिटेंट कम्युनलिस्ट वर्कर था मुस्लिम लीग का। और वहाँ से वो कैसे बदला, उसका ट्रांजिशन कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो हम आएंगे 61-62 के आसपास जो चीज़ें चेंज हुई। बट उससे पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग आपने एंगल लिया है इस पुस्तक में कि पाकिस्तान का जो असली इंडिपेंडेंस है वो 1947 में नहीं था, वो 1956 में था। Exactly. तो ये 1956 में ऐसा क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है? देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले डिस्कस किया पॉडकास्ट में और आपने अभी इंट्रोडक्शन में भी कहा है कि 1947 में जब पाकिस्तान बना था तो उस समय पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो अंग्रेज़ों के हाथ में थी और वो 9 साल तक रही। और वो 9 साल तक पॉलिटिशियंस जो थे, और फिर उसके बाद में फ़ौज आ गई और पॉलिटिकल सिस्टम कोलैप्स कर गया। तो वो एक इंस्टेबिलिटी के आर्क में घुस गए और वो अंग्रेज़ों ने जान के कराया था, क्योंकि उनको कोई किस्म की इंटरफेरेंस नहीं चाहिए थी। क्योंकि उस समय जो पाकिस्तान की जो लीडरशिप थी और जो लोग थे, आफ्टर ऑल जो आखिरी किल्ली थी, जो आखिरी विकेट थी पार्टीशन की, वो तब गिरी जब के जो यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब में थी, जिसमें के उस हिंदू लीडर थे सर छोटू राम, मुसलमान लीडर थे ये आपका खिज़र रियात खान टिवाना, सर सिकंदर रियात खान, सिख लीडर्स थे और मास्टर तारा सिंह भी थे। तो ये यूनियनिस्ट पार्टी एक इंटीग्रेटेड पार्टी थी हिंदूज़, मुस्लिम्स और सिख्स की पाकिस्तान में, और वो मुस्लिम लीग को रेजिस्ट कर रही थी। उसको वहाँ पे अपना जो जाल है वो फैलने नहीं दे रही थी पंजाब में। पर जब पंजाब में वो जहर फैल गया और जब वो जो कम से कम 8-8.5 लाख पंजाबी थे जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी अंग्रेज़ों के लिए, तो जब उनको डीमोबिलाइज़ किया गया और उनको हथियार दिए गए और उनके अंदर में ये जहर फैलाया गया ये इसका सांप्रदायिकता का, तो फिर ये सिचुएशन बदल गई। तो अंग्रेज़ चाहते थे कि वो पाकिस्तान को डोमिनेट करते रहें, क्योंकि उनका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट था कि भाई हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएं, और न्यूक्लियर बॉम्ब तभी उनका बन सकता था जब वो सोवियत यूनियन पे जो उसकी न्यूक्लियर प्रोग्राम पे स्पाइंग कर सकें। तो 52 के बाद उनका बॉम्ब बन गया। 49 में रशियन बॉम्ब बना, 52 में उनका बॉम्ब बन गया। तो उसके बाद में 54-55 में रशियंस ने जो न्यूक्लियर टेस्टिंग थी वहाँ पे कज़ाकिस्तान में, जो कि मतलब कश्मीर गिलगिट के पास है, और उनकी जो फ़्लाइट्स, रिकॉनेसेंस फ़्लाइट्स ब्रिटिश की जाती थी वो ईज़िली एक्सेसिबल था। तो वो वहाँ से न्यूक्लियर टेस्टिंग वहाँ आर्कटिक में चली गई। नोवा ज़ेल्मिया एक वहाँ पे आइलैंड है, वहाँ पे शिफ्ट हो गई। तो उन्होंने कहा अब हमारा काम पूरा हो गया, हमने बॉम्ब बना लिया, अब ये जो देश है पाकिस्तान ये कीचड़ में जा रहा है और यहाँ से निकलो, नहीं तो हम भी इसमें दलदल में फंस जाएंगे। तो उन्होंने फिर मार्च 1956 में वहाँ से पाकिस्तान से पुल आउट किया, अपनी फ़ौज पुल आउट की, अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स पुल आउट किए, और जो ब्रिटेन की महारानी थी जो कि गद्दी पे आई थी मेरा ख्याल 1950-51 में, वो फिर उसने हैंड ओवर किया, पाकिस्तान का नया प्रेसिडेंट बना, और ब्रिटिश रूल वहाँ पे मार्च 1956 में ख़त्म हुआ और उनका इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। क्योंकि तब तक उनके जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, चाहे आर्मी में हो, वही रन कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन में। एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी और इंडस्ट्री सब कुछ अंग्रेज़ रन कर रहे थे, क्योंकि वो सारे पंजाबी स्पीकिंग थे। और बेसिकली पाकिस्तान का मेन हिस्सा तो पंजाब, वेस्ट पंजाब है। तो वो पहले के ऑफिसर थे, वो पहले के सिविल सर्विस के ऑफिसर्स थे, पुलिस के ऑफिसर्स थे, एसोसिएटेड सिविल सर्विसेज के थे, उनके की आदमी वहीं पे एडमिनिस्ट्रेशन में थे। तो मानो कि ये जो ब्रिटिश रूल था वो उस 47 में वहाँ ख़त्म नहीं हुआ, वो 56 में ख़त्म हुआ। तब जाके उनको एक्चुअल आज़ादी मिली, और तब तक उनकी कंट्री तो तबाही के रास्ते पे चल गई थी। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमारे इधर भी कुछ जो आर्मी में ऑफिसर्स थे, आई थिंक 48-49 तक, 50 तक वो रहे कुछ ऑफिसर्स। अगर वो नहीं होते तो शायद जो 47-8 में जो कश्मीर की वो हुई,
वो कुछ और हो सकता था वो उसमें। कश्मीर की लड़ाई तो इसलिए हुई थी क्योंकि जो पंडित नेहरू थे वो ब्रिटिश मिलिट्री अलायंस में शामिल नहीं होना चाह रहे थे। वो नॉन अलाइनमेंट का प्रचार कर रहे थे। तो जब अंग्रेज़ों ने उनसे पूछा कि भाई हम अपने कुछ बेस यहाँ पे रिटेन कर सकते हैं, तो नेहरू जी ने कहा नहीं, आप आज़ाद भारत में ये नामुमकिन है कि किसी अलग देश का, हमें अभी आज़ादी मिली है तो किसी अलग देश के हम मिलिट्री बेसेस यहाँ रखने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर उन्होंने प्लान बी ऑपरेशन किया, इन्वेजन ऑफ कश्मीर। और वो इन्वेजन ऑफ कश्मीर ये था कि जो उनके ये जो लश्कर थे, उनके जो लीडर थे, जो कमांडर थे, सारे अंग्रेज़ थे। पर जब ये मेजर विलियम ब्राउन ने यूडीआई डिक्लेयर किया वहाँ पे गिलगिट में, तो उन्होंने उन सबको रिटायर कर दिया, क्योंकि ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक्ट था जुलाई 1947 का, इंडिपेंडेंस इंडिया ऑफ इंडिया एक्ट, उसके खिलाफ लड़ रहे थे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी वो। नहीं, तो ये फिर ये डीप स्टेट जो है ना, ये एट वर्क, ये हाँ। क्लासिक एग्जांपल है। और देखिए ब्रिटिश सिस्टम में जो था, जो हमने भी इनहेरिट किया था, ये जो विरासत है हमने भी ये ली थी कि वर्बल ऑर्डर्स पे सब कुछ चलता था। और जो ब्यूरोक्रेट था और जो मिलिट्री का था और जो पुलिस का था, वो सब उनके मतलब रिलायबल लोग थे। उन्होंने ओथ स्वेर किया हुआ था किंग और कंट्री को, और वर्बल ऑर्डर्स पे सब कुछ चलता था, इसलिए कुछ रिटर्न में नहीं था। बहुत कम रिटर्न में कंट्रोवर्शियल चीज़ें थी। और वो वर्बल ऑर्डर्स की परंपरा चलती रही 1971 तक, क्योंकि जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स थे और जो आर्मी के मतलब जनरल्स थे और पुलिस के जो लोग थे, वो सारे ब्रिटिश ट्रेंड थे। तो वो सिस्टम चलता रहा। तो वो उस सिस्टम का उन्होंने फ़ायदा उठाया, और जिस तरह अंग्रेज़ों का दिमाग चलता था उसी तरह से इन लोगों का दिमाग चलता था। तो अंग्रेज़ों ने भारत का विभाजन किया और इन्होंने पाकिस्तान का विभाजन किया। ये वही बंदे हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग एंगल भी है कि आपने ये शायद अब बताया था पिछले वाले कॉन्वर्सेशन में कि 1971 तक तो आईबी में एक ब्रिटिश ऑफिसर वहाँ का बंदा बैठता था और उसको रिपोर्ट जाती थी सारी। स्पेशल लायजन ऑफिसर था 1947 से 1971 तक, MI6 का बंदा था। और वो जो आईबी थी वो एक वहीं से उत्पादित हुई थी। तो जब ये इंडो सोवियत ट्रीटी साइन हुई, तो मिसेस गांधी ने जब साइन किया, तो रशियन प्राइम मिनिस्टर कोसिगिन ने उनको कहा कि भाई ऐसा है, ये जो आपका यहाँ पे एक बंदा है SLO, स्पेशल लायजन ऑफिसर अंग्रेज़ों का, उसको वापस भेज दो, नहीं तो आपके सारे सीक्रेट्स वहाँ चले जाएंगे, वहाँ से अमेरिका जाएंगे, अमेरिका से वापस घूम के पाकिस्तान के पास पहुँच जाएंगे। तो जो आपने कामयाबी हासिल करनी है इसमें, इस प्रोजेक्ट में, तो इसको आप निकाल दो। तो 1971 में मिसेस गांधी ने वो SLO की परंपरा तोड़ दी और वो बंदा हमेशा के लिए यहाँ से निकल गया। नहीं तो उसका काम था कि मंडे टू फ्राइडे रोज़ सुबह आईबी के दफ्तर जाना, वहाँ पे जो काम की इंटेलिजेंस थी अंग्रेज़ों के लिए, वो वहाँ से निकालना और लंदन भेज देना। तो अब थोड़ा इस पे आते हैं कि ये 56 तक तो ये सब हो रहा था और जब आज़ादी मिली, बट बहुत इंटरेस्टिंग है कि इनिशियल जो पावर थी वो किसके हाथ में थी पाकिस्तान में एज अ कंट्री? वो बंगालियों के हाथ में थी। और उसमें सबसे बड़े जो जिसने रोल प्ले किया वो एक बंगाली जनरल है, जिसने वहाँ पे बीज क्या कहें कि उसने कंफर्म कर दिया कि अब तो पार्टीशन की राह पे चल पड़ा है बांग्लादेश। और वो 1956-55 में ही हो चुका है पहले ही। देखिए 4 बंगाली रूलर्स थे पाकिस्तान के। पहला था ख्वाजा निज़ामुद्दीन, उसके बाद में मोहम्मद अली बोगरा था, और एक तीसरा आदमी था, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, और चौथा था इस्कंदर मिर्ज़ा। इस्कंदर मिर्ज़ा का सबसे बड़ा रोल कहा जा सकता है। और इस्कंदर मिर्ज़ा ने अयूब खान की मदद से अपने आप को डिक्टेटर बनाया, और अयूब खान ने फिर उसका तख्ता पलट दिया, और वो इस्कंदर मिर्ज़ा को उसने बाहर फेंका और उसको 1 घंटे का टाइम दिया। वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान था। उन्होंने कहा कि भाई 1 घंटे का टाइम है, आप जाइए, लंदन जाइए और आप दफ़ा हो जाइए। उसको उन्होंने कोई पेंशन नहीं दी, और वो वहीं पे दर दर की ठोकरें खाता रहा। लंदन में एक गरीब आदमी था जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान था। और इस्कंदर मिर्ज़ा वो बंदा था जिसने अंग्रेज़ों की हेल्प की थी ये सारे गिलगिट के टेक ओवर में। और फिर वो शाह ईरान ने उसको पैसे दिए, जिससे कि वो मतलब फिर वो अपनी ज़िंदगी गुजारता रहा लंदन में, और फिर वो मर गया, एग्ज़ाइल में था। तो ये जो 4 लोग थे, तीसरा आदमी कौन था, मोहम्मद अली बोगरा, और मैं नाम उसका भूल गया हूँ, पर 4 बंगाली थे।
तो जब शेख मुजीब था, वो जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनता 1970 में, तो वो 5वां बंगाली होता जो कि मतलब पंजाबियों पे हुकूमत करता। पर उसकी किस्मत में नहीं था कि उसने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनना था, वो प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश बन गया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश बन गया। कोई भी जगह जहाँ प्रॉब्लम होती है उसका एक ट्रिगर होता है, वो किताब में है। हुआ ये कि जिन्ना साहब जब पाकिस्तान बना तो वो ढाका गए थे, एक ही बार ढाका गए थे, और उन्होंने वहाँ कहा कि उर्दू हमारा नेशनल लैंग्वेज होगा, नॉट बंगाली। तो इकबाल जो कहते हैं, विच आई वॉन्ट टू रिपीट ऑन हिज बिहाफ, कि पाकिस्तान वॉज यूनाइटेड बाय रिलीजन बट डिवाइडेड बाय लैंग्वेज एंड कल्चर। ये हम अक्सर भूल जाते हैं। तो इन लोगों ने लेजिस्लेशंस निकालने की कोशिश की, पोस्टेज स्टैम्प पे, कॉइन्स पे, रिक्रूटमेंट में, कि उर्दू विल बी द नेशनल लैंग्वेज एंड बंगाली विल बी लैंग्वेज विच यू स्पीक। द बंगालीज रिजेंटेड इट एंड ऑब्जेक्टेड। और हम एक चीज़ भूल रहे हैं कि सब कॉन्टिनेंट में वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट यूनिवर्सिटीज़ हिस्टोरिकली हैज़ बीन द ढाका यूनिवर्सिटी। या पॉलिटिकली अवेयर, और बहुत सारी मूवमेंट्स ढाका यूनिवर्सिटी से शुरू हुई हैं। वहाँ लोगों ने प्रोटेस्ट किया, पुलिस फायरिंग हुई। सो बंगालियों का दो चीज़ था। एक, जैसे इकबाल साहब ने कहा कि एक तो दे फेल्ट दैट दे वर इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड। वो शेख मुजीब का एक फेमस लाइन है कि द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इस्लामाबाद विच वॉज अ न्यू सिटी लाइक चंडीगढ़, इट स्मेल्ट ऑफ जूट फ्रॉम बंगाल। तो बंगाल में गरीबी बहुत थी, उनको लगता था कि ये लोग हमारा देखभाल नहीं करते। ये सच है कि 4 प्राइम मिनिस्टर थे जो बंगाली थे, अदरवाइज बंगाल, ईस्ट बंगाल का हालत बहुत ही खस्ता था। और हम ये भूल जाते हैं कि कुछ साल पहले, 100-150 साल पहले, अनडिवाइडेड बंगाल वॉज 5% ऑफ द वर्ल्ड्स GDP। ये सच है, ये आपको भी पता है। तो इट वॉज अ वेरी रिच, खुशहाल स्टेट था। लोग हिंदुस्तान को रेट करते थे फॉर द वेल्थ ऑफ बंगाल, एंड दे वुड टेक द वेल्थ फ्रॉम बंगाल एंड देन कॉलोनाइज द रेस्ट ऑफ द कंट्री। दिस वॉज द सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम, दैट वी आर बीइंग ट्रीटेड बैडली and our culture is not being respected, and our language. So language and culture in the subcontinent is a very important facet. We are a very diverse geography. ये हम अक्सर भूल जाते हैं। तो बाकी सब चीज़ें इसमें से शुरू हुई। सबसे इंटरेस्टिंग, जो वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स इस किताब में जो है, वो ये है कि ये बातें तो बहुत होती थी कि शेख मुजीब जो थे वो एक तरीके से इंडिया के एजेंट थे, लेकिन इस पुस्तक में आपने शायद पहली बार ये ऑफिशियली कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है कि ये कंफर्म्ड फैक्ट है कि शेख मुजीब रहमान वो इंडिया के एजेंट थे और IB ने रिक्रूट किया था। कैसे हुआ वो कहानी बताइए। 1961 में मुजीब के 3 साथी थे, सिराजुल आलम खान, अब्दुल रज़ाक और काजी आरिफ अहमद। इन्होंने स्वाधीन बंगला बिप्लोदी परिषद, और अंग्रेज़ी में कहते हैं फ्री बंगला रेवोल्यूशनरी काउंसिल की स्थापना की। ये पॉलिटिकल, इसकी एक आर्म था बांग्लादेश लिबरेशन फ्रंट, BLF, और इसको IB ने अप्रोच किया 1961 में। और मुजीब की फिर असम के चीफ मिनिस्टर थे सचिंदर लाल सिंह, उनकी मीटिंग हुई फरवरी 1962 में अगरतला में, जिसको अगरतला कॉन्स्पिरेसी के नाम से जाना जाता है। उस समय जो त्रिपुरा था वो असम के मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था। तो अगरतला में मीटिंग हुई और मुजीब को नेहरू जी की ब्लेसिंग्स की ज़रूरत थी, आशीर्वाद की ज़रूरत थी कि भाई मैंने यहाँ पे जंग शुरू करनी है, सिविल वॉर शुरू करनी है, और मुझे आपसे हथियार चाहिए, पैसा चाहिए और सपोर्ट चाहिए। लेकिन उस समय भारत के सामने चीन की चुनौती थी। तो नेहरू जी ने कहा कि भाई ये तो इस समय नामुमकिन है, क्योंकि हमारा फोकस सब पूरा चाइना पे है। तो फिर क्या हुआ कि ये मुजीब वापस आ गया, लेकिन बॉर्डर पे हमारे जो बॉर्डर के गार्ड्स थे, उन्होंने सोचा कि ये बंदा वीज़ा के बिना अंदर घुस गया है या घुसपैठ है, तो उन्होंने इसको पुलिस को हैंड ओवर किया, तो ईस्ट पाकिस्तान पुलिस को। तो उन्होंने फिर उसको अंदर डाल दिया, और इसको मुजीब को 6 फरवरी 1962 में पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट में बुक किया गया, और वो 18 जून 1962 को रिहा हुआ। तो
3-4 महीने वो मतलब कैद में रहा। तो उसके बाद में क्या हुआ कि 25 दिसंबर 1962 क्रिसमस डे, एक महीना हो चुका था जब सीज़ फायर नीफा और लद्दाख में हो गया था। नवंबर के मेरा ख्याल है 24 तारीख को सीज़ फायर डिक्लेयर हुआ था 1962 में चाइना के साथ। तो उस दिन 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन मुजीब और एक व्यक्ति था मानिक मियाँ, जो कि डेली इत्तेफाक न्यूज़पेपर का एडिटर था, वो लोग भारतीय दूतावास में गए, इंडियन हाई कमीशन में ढाका में, और उनकी एक सीक्रेट मीटिंग हुई वहाँ पे पॉलिटिकल ऑफिसर के साथ, और उन्होंने नेहरू जी के नाम एक पत्र दिया जो कि सहायता मांग रहा था कि भाई हमें तो ये आज़ादी का आंदोलन शुरू करना है। ये 64 के आस नहीं, ये 62 की बात है। अच्छा, 62 में दिसंबर में प्रेसिडेंट कैनेडी ने अमेरिका में ये भारत को उसने काफ़ी मदद की, भारत की चीन के ख़िलाफ़, और अमेरिकन हवाई जहाज़ रोज़ आ रहे थे दिल्ली हथियार लेके। तो उनकी एक शर्त थी कैनेडी की कि भाई आप कोशिश करिए कि पाकिस्तान से टॉक्स करिए कि कश्मीर का मसला ये हल हो जाए। तो सरदार स्वर्ण सिंह हमारे विदेश मंत्री थे और पाकिस्तान का विदेश मंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। तो उनके 5 राउंड की टॉक्स हुई। वो टॉक्स 5th राउंड में कलैप्स कर गई फरवरी 1963 में, जबकि पाकिस्तान ने ये मांग की कि लद्दाख उनको चाहिए। अब लद्दाख जो है उस समय 95% बुद्धिस्ट था और 5% उसमें मुसलमान थे। और 17 साल पहले 15 साल पहले 47 में हमारे देश का विभाजन हुआ कि भाई ये मुसलमान पाकिस्तान में है, हिंदू यहाँ पे इंडिया में है। तो अब वो कह रहे थे सरदार स्वर्ण सिंह के 15 साल पार्टीशन के बाद हम कैसे ये मान लें कि जो लद्दाख है वो पाकिस्तान को दिया जाए, कि क्या पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों की भूमि है कि वो अब बुद्धिस्ट की भी भूमि हो जाएगी, हम कैसे इनको दें। तो वो टॉक्स ब्रेक डाउन कर गए। पर उस दौरान ये जो शेख मुजीब का प्रस्ताव था उसको मतलब एक आप कहिए कि ठंडे बस्ते में डाल दिया, और उनके वो लो लेवल के कॉन्टैक्ट्स चलते रहे आईबी के साथ में। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे जो ढाका में एक हमारा जो स्टेशन चीफ था आईबी का, उसका नाम था कर्नल सेलिन घोष। उनकी पोस्टिंग हो गई बाहर 15 अप्रैल को 1965 को। ये उसके पहले ये आपको याद होगा कि ये रान ऑफ कच्छ में एक हमारी मुठभेड़ हुई, पाकिस्तान से लड़ाई हुई। उसमें ऑपरेशन डेजर्ट हॉक उसको कहते हैं। पाकिस्तान ने ऑपरेशन किया रान ऑफ कच्छ में, उन्होंने इंट्रूजन किया तो उनको बाहर फेंका गया। तो सीज़ फायर डिक्लेयर हुआ। तो सीज़ फायर के बाद, सीज़ फायर के कुछ दिन पहले, सीज़ फायर 28 अप्रैल को डिक्लेयर हुआ। 15 अप्रैल को कर्नल सेलिन घोष का ट्रांसफ़र हो गया ढाका से, और उसकी जगह में एक व्यक्ति आया वहाँ पे PN ओझा करके। अब ओझा जो था एक्चुअली, अब लोग कहते हैं, अब हमारे पास सबूत नहीं है इसके बारे में, ये हमारा एक अनुमान है, अंदाज़ है। IB का अफसर था, उसका नाम था PN बैनर्जी, फणेश्वर नाथ बैनर्जी। और ये PN बैनर्जी साहब ने अपना नाम बदल के वो ओझा की आइडेंटिटी अज्यूम करके उन्होंने वहाँ पे पोस्टिंग शुरू की ढाका में। और उनकी ये एक इंडियन पुलिस सर्विस के IPS के ऑफिसर थे, और IB में ये 1959 से थे, परमानेंटली सेकेंडेड टू IB। और अब सवाल होता है कि ये इनकी जो घनिष्ठ रिश्तेदारी थी उसके साथ में शुरुआत हुई मुजीब के साथ में। तो आप किसी एक मतलब एक लिहाज से कह सकते हैं कि ये एक IB के एसेट बन गए मुजीब, और इनकी ये रिलेशनशिप चलती रही। और 66 में जब मिसेस गांधी प्रधानमंत्री बनी लाल बहादुर शास्त्री के देहांत के बाद, तो वो एक वर्ल्ड टूर पे गई थी एंड ऑफ 66 जनवरी 66 में, 28 जनवरी 1966 में। और उस वर्ल्ड टूर में ये जो ओझा साहब हैं या बैनर्जी हैं, जो भी इनका नाम, इन्होंने उनकी मीटिंग मुजीब से करवाई लंदन में जनवरी 66 में। और बैनर्जी ने भी मुजीब से मीटिंग की अक्टूबर 1969 में उसके बाद। तो ये मीटिंग्स का दायरा
लगातार चलता रहा। और जहाँ तक कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ये मतलब एक दो ही मीटिंग्स की हैं कि मुजीब और मिसेस गांधी की मीटिंग सबसे पहले जनवरी 1966 में हुई थी, उसके बाद में 68 और 69 में हुई। तो ये जो कहानी है ये साबित करती है कि ये एक वर्क इन प्रोग्रेस था बांग्लादेश कि 1962 से इसकी शुरुआत, 61 से शुरुआत हुई फ्री बंगला रेवोल्यूशनरी काउंसिल से, और फिर ये सब चलता रहा। और क्योंकि मैं ये समझता हूँ, मेरा अंदाज़ है कि पाकिस्तान ने हमारे साथ कई विश्वासघात किए। सबसे पहले तो 47 में कश्मीर का किया, उसके बाद में जब ये इंडस वाटर्स ट्रीटी साइन हुई 1960-61 में, वो उससे भी संतुष्ट नहीं हुए। फिर 65 में उन्होंने रान ऑफ कच्छ में घुसपैठ की। फिर 1965 अगस्त में उन्होंने ये मुजाहिद भेज दिए वहाँ पे, पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स अंडर कवर कश्मीर में। फिर वो लड़ाई हुई, फिर ताशकंद एग्रीमेंट हुआ। तो मेरा ख्याल है कि भारत सरकार ने भी ये सोचा होगा कि भाई हमें भी कुछ इसका काउंटर करना चाहिए, क्योंकि हम जो चुपचाप बैठे रहेंगे इन अ डिफेंसिव पोस्चर, तो ये तो हमें तंग करते रहेंगे। जैसे एक बवासीर की बीमारी होती है, कभी आती है जाती है, तो ये वैसे ही चलता रहेगा। तो अब हमें भी प्रोएक्टिव होना चाहिए। तो वो बंगाली फ्रंट जो था, ईस्ट पाकिस्तान का जो फ्रंट था, वो इनका एक बड़ा कमज़ोर फ्रंट था पाकिस्तान का, क्योंकि जैसे सुब्रोटो ने कहा है कि वो लैंग्वेज एजिटेशन थी, कल्चर और वैसे भी सप्रेस किया गया इंटीग्रेट था। करना बहुत मुश्किल होगा ना, क्योंकि फ्लाइट्स भी आपकी कहाँ से आ रही हैं, सप्लाई लाइंस आपकी बहुत और आपका जूट जो है वो प्रोसेस नहीं हो पा रहा वहाँ पे, वो पूरी इंडस्ट्री तबाह हुई है, क्योंकि वो जूट मिल्स जो हैं वो सब इंडिया में हैं, जूट ग्रोइंग एरियाज पाकिस्तान में थे। और राइस का भी प्रॉब्लम था। और जो कैलकाटा जो था वो इंडस्ट्रियल हब था बंगाल का, और वो इंडिया में था, तो वो मतलब वहाँ से वो जुदा हो गए थे। तो वो एक किस्म के आप कह सकते हो कि लावारिस औलाद थी पाकिस्तान की, जो ईस्ट पाकिस्तान है। और इसमें एक और बात है, अब हम शेख मुजीब की बात कर ही रहे हैं तो उसमें ये भी आ जाता है कि जो वॉर बिफोर वॉर का जो आपने पूरा किस्सा सुनाया वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, कि कैसे मतलब हम ये सोचते हैं कि भाई जो युद्ध हुआ वो 1971 में 13 दिन का युद्ध था, लेकिन उस 13 दिन को कैसे, मतलब वो 2 महीने भी चल सकता था, 4 महीने भी चल सकता था, वो 13 दिन क्यों चला, इसका बहुत बड़ा कारण है। और इसकी जो पूरी तैयारी की गई, जो ग्राउंड प्रिपेयर किया गया, वो कहीं ना कहीं शेख मुजिब और इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन आर्मी और सारी एस्टेब्लिशमेंट ने एक साथ कहीं ना कहीं प्लान किया। और कैसे लेफ्ट वालों का जो सफाया हुआ, जो बांग्लादेश बॉर्डर और इधर एक्टिव थे, पहले उनका सफाया हुआ, वो ग्राउंड कैसे प्रिपेयर हुआ, ये कहानी जरूर देखिए, है। ऐसा है कि 1967 में ये नक्सलवाड़ी एजिटेशन शुरू हुई, और कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट, पहले तो 64 में, मेरा ख्याल है 64 की बात है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में विभाजन हो गया। तो एक सीपीआई बन गई प्रो सोवियत, और सीपीएम बन गई प्रो चाइनीज़। और उसके बाद में 67 में ये इनका ग्रुप था चारू मजुमदार और कानू सान्याल का, और ये लोग कह रहे थे कि ये जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी है वो इट इज़ नॉट इनफ रेवोल्यूशनरी इनफ। और चारू मजुमदार का थीसिस जो था वो एक था ख़त्म राजनीति का, कि ख़त्म राजनीति का मतलब क्या है कि आप राजनीति को ख़त्म करिए, संविधान को ख़त्म करिए, और यहाँ पे पूरी की पूरी पॉपुलेशन को कलेक्टिवाइज कर लीजिए, और एक ही पार्टी रहेगी, कम्युनिस्ट पार्टी। अब ये जो चारू मजुमदार था, इसने वो प्रोत्साहित हुआ था। एक और पात्र है इसमें, इसका नाम है सिराज सिकदर। वो एक बहुत ही नौजवान लीडर था ईस्ट पाकिस्तान का, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। और उसने ये वहाँ पे जो लेफ़्ट मूवमेंट थी ईस्ट पाकिस्तान में, वो मौलाना भशानी के अंडर थी पहले। और मुजीब भी, मौलाना भशानी भी ये मुस्लिम लीग में था, और सोहरावर्दी जो तीसरा लीडर था पाकिस्तान का, जिसका नाम हम भूल गए थे, बंगाली, वो सोहरावर्दी था। तो सोहरावर्दी वाज द गॉड फादर ऑफ मुजीब। और ये लेफ़्ट मूवमेंट जब स्प्लिट हुई तो भशानी सोहरावर्दी और मुजीब से अलग हो गए, और भशानी से मोहम्मद तोहा जो थे वो और अलग हो गए, और मोहम्मद तोहा से सिराज सिकदर अलग हो गए। अब सिराज सिकदर एक बड़े कैरिज्मेटिक लीडर थे, और उनका जो करिश्मा था वो फैल गया था पूरे ईस्ट पाकिस्तान में। और उन्होंने क्या किया कि जो
अर्बन गुरिल्ला वॉरफेयर है और जो रूरल गुरिल्ला वॉरफेयर है, जो कि मतलब वर्किंग क्लासेस को मोबिलाइज करके उसने दोनों का एक मिलन कर दिया, एक फ्यूजन कर दिया। तो ईस्ट पाकिस्तान जो है 1968 में एक बैटल ग्राउंड बन गया, जहाँ पे लेफ़्ट जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस से उनकी लड़ाई शुरू हो गई थी। और चारू मजमदार ने इस युवा की जो आइडियोलॉजी थी और इसका जो अप्रोच था उसको उसने अडॉप्ट किया। उसने इंडिया और में शुरू कर हाँ, दिया। ख़त्म राजनीति यहाँ पे शुरू हुई। तो ये ख़त्म राजनीति शुरू होते होते ये आप 1969 में इन्होंने मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी का ऐलान किया। अब मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी की लड़ाई हो रही थी कलकत्ते में पुलिस के साथ में, रोज़ रात को पूरा शहर जल रहा था, बम बन रहे थे, 2-2 रुपए के बम बन रहे थे, और पूरी एक्टिविटी थी वो फैल गई थी ये देहात में। और एक गोपी बल्लभपुर एरिया बड़ा मशहूर है, वहाँ पे ये जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो कि किसान थे, रिच जो फार्मर्स थे, उनके गले काटे जा रहे थे, सैकड़ों में लोग मारे जा रहे थे। तो उस समय जो इंडियन स्टेट था उसके सामने एक क्राइसिस आ गया, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, कि जो ये लेफ़्ट विंग की लहर जो पूरे दुनिया में उस वक्त फैल रही थी, फ्रांस में भी हंगामे हो रहे थे, यूके में भी हंगामे हो रहे थे, सब जगह लेफ़्ट विंग लहर फैल रही थी। तो इंडियन स्टेट को ये फैसला किया कि भाई इसको हमने ख़त्म करना है। नॉट फ्रॉम इंटरनल पर्सपेक्टिव ओनली, नॉट फ्रॉम इंटरनल पर्सपेक्टिव ओनली, ऑल्सो क्योंकि इनका फ्यूजन हो रहा था। ईस्ट पाकिस्तान से कार्डर्स आ रहे थे वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल के कार्डर्स जा रहे थे ईस्ट पाकिस्तान में, और आइडियोलॉजीज़ मिक्स हो रही थी, और चारू मजमदार प्रेज कर रहा था। और इन सब के पीछे चीन का हाथ था, जो कि इनको हथियार दे रहा था, असला दे रहा था, पैसे दे रहा था, प्रोपेगेंडा कर रहा था। और चीनी एम्बेसी के जो लोग थे कलकत्ते में, वो नक्सलवारी जा रहे थे, सब जगह जा रहे थे, प्रचार कर रहे थे। तो इंडियन स्टेट जो है वो एक बड़े भारी क्राइसिस में था। और सर ये भी तो है ना कि जो पाकिस्तान है वो भी तो मतलब खुश हो रहा होगा ना, कि इन द सेंस कि अब लेफ्ट का राइज हो रहा है, तो जो बांग्लादेश की मूवमेंट है वो भी ठंडी पड़ी हुई है, कि जो बंगाली जो आवाज़ उठाते थे कि हमको बंगाली भाषा के ऊपर जो भेदभाव हो रहा था ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान आप का। सही बोल रहे हो, कुछ समय तक ठंडी पड़ी हुई थी, और मुजीब ने ये नोटिस किया कि जो लेफ़्ट है वो एक किस्म का मेन स्ट्रीम में उसका प्रभाव पड़ रहा था। तो मुख्य धारा में लेफ़्ट का प्रभाव पड़ रहा था, और लेफ़्ट की जो के प्रति जो सहानुभूति थी लोगों की वो बढ़ रही थी। तो मुजीब ने फिर याया खान ने 1969 में जब अयूब खान ने सत्ता 68 में छोड़ी, तो याया खान सत्ता में आए। तो याया खान ने फिर क्या किया कि उसने कहा कि मैं इलेक्शन अनाउंस कर रहा हूँ। तो मुजीब ने डिसाइड किया कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, और उसके बाद में मुजीब की इंटेंसिव मीटिंग्स बैनर्जी के साथ हुई, आईबी के साथ हुई, क्योंकि मुजीब ने कहा कि भाई जो मैं इलेक्शन लड़ता हूँ तो मुझे लेफ़्ट के वोट्स चाहिए, और लेफ़्ट के वोट्स तभी मिल सकते हैं जब लेफ़्ट का काडर ख़त्म हो जाए। अब भारत सरकार को भी ये प्रॉब्लम थी लेफ़्ट की, क्योंकि इनके काडर इन्फिल्ट्रेट हो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम, क्योंकि उनको भी लग रहा था कि आगे जाके लड़ाई शुरू होगी, और इसका जो वर्णन है ये 3-4 लोगों ने किया है। एक ये पूरा जो ऑपरेशन मैंने इसका जिक्र किया था, ऑपरेशन स्टीपल चेस, जनरल जेकब ने अपनी किताब में लिखा है, एक राहुल पंडिता है उसने अपनी किताब में लिखा है, एक और सोर्स है, 2 बंगाली रिसर्चर्स हैं जिन्होंने इसके बारे में लिखा है, और जवाहर सरकार ने इसके बारे में लिखा है, स्टीपल चेस के बारे में। तो क्या हुआ कि मेरा अंदाज़ है कि भारत सरकार ने इसको बोला कि भाई देखो, हम तुम्हारी मदद करते हैं, हम लेफ़्ट को ख़त्म करेंगे, और आपके ज़िम्मा होगा कि आप लेफ़्ट का जो पॉपुलर बेस है उसको आप हासिल कर लो, कैप्चर कर लो, और उससे आपको एक डिसाइसिव विक्ट्री जीतनी पड़ेगी चुनाव में। और 1970 के चुनाव में मुजीब को मेरा ख्याल है 162 सीट्स मिली थी 164 में से, और वो एक्चुअली पार्लियामेंट में मेजॉरिटी में आ गया था, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में। वो बनना ही था उसको, प्राइम मिनिस्टर बनना था। तो क्या हुआ कि 1969 में, अब ये पक्का नहीं है कि 69 में हुआ कि 68 में हुआ, पर
ये क्योंकि इसके कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, दीज आर ऑपरेशन स्टीपल चेज ऑपरेशन स्टीपल चेज का Black की Op था शुरुआत ब्लैक ऑप था। एक दिन शाम को जनरल मानिक शॉ और ये जो हैं गोविंद नारायण जी उस वक्त डिफेंस प्रोडक्शन सेक्रेटरी थे, किसी ने कहा कि वो होम सेक्रेटरी थे, किसी ने कहा डिफेंस सेक्रेटरी थे, लेकिन वो दो लोग कलकत्ते गए। उस समय जनरल अरोड़ा जो GOC-in-C थे ईस्टर्न कमांड के, वो वहाँ पर गए हुए थे दार्जिलिंग के पास, कालिम्पोंग में शायद एक दौरे पे। तो उन्होंने जेकब से कहा कि ये ऑपरेशन शुरू करो। तो जेकब ने कहा ये तो बड़ा ख़तरनाक ऑपरेशन है, इसको बोलते हैं ट्रिपल कॉर्डन ऑपरेशन। आउटर एक नक्सल जो ग्रुपिंग जो आइडेंटिफाई हुई या लोकेट हुई, क्योंकि उन दिनों में ड्रोन्स थे नहीं, कुछ नहीं था, वो तो इन्फॉर्मर्स बताते थे कि भाई यहाँ पे नक्सल्स की गैदरिंग है। तो पहले तो आर्मी एक आउटर कॉर्डन बनाती थी, उसके बाद में BSF सेकंड कॉर्डन, और तीसरा कॉर्डन जो था वेस्ट बंगाल पुलिस का, और वेस्ट बंगाल पुलिस अंदर जाके उनको ख़त्म करती थी उस मतलब गांव में या उस कस्बे में। और उसके लिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कई कानून जो अंग्रेज़ों के ज़माने के थे वो लागू में लेके आए, उनको ठंडे बस्ते से उठाया, निकाला, और इन्होंने ये पूरा का पूरा प्रोग्राम बनाया उनको लेफ़्ट को ख़त्म करने के लिए। नतीजा ये हुआ कि लेफ़्ट जो है यहाँ पे भी ख़त्म हुई फिज़िकली। मेरा ख्याल है कि कम से कम उन्होंने, देयर इज़ नो एग्जैक्ट फिगर, पर हज़ारों में बंदे मारे, और वहाँ पे भी मारे ईस्ट पाकिस्तान में। तो वो अवामी लीग के वर्कर्स ने फिर वो सारा पॉपुलर बेस लेफ़्ट का काफ़ी सारा घेर लिया, और वो सारे वोट जो है मुजीब के पास आ गए। तो भारत ने उस 1970 के पाकिस्तान के इलेक्शन में हस्तक्षेप करके अपना कैंडिडेट जो है शेख मुजीब, उसको गद्दी के पास लेके गए कि भाई ये प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। अब फॉल बैक प्लान ये था कि जो ये नहीं बनेंगे तो फिर ये आंदोलन शुरू होगा और फिर ये लड़ाई बढ़ेगी। चेकमेट था वो, चेकमेट था, जबरदस्त चेकमेट था पाकिस्तान का। मैं समझता हूँ इट वाज अ ब्रिलियंट प्लान कि पाकिस्तान को कैसे तोड़ा जाए। और जो लोग लंदन में बैठे होंगे उस समय, वो सोच रहे होंगे कि भाई ये जो साले बंदे हैं जिनके पास हमारी विरासत है, वो बड़े 30 मार खान निकले, इन्होंने तो ये करिश्मा कर दिया। और उसमें एक और है, चिमन सिंह का एक बहुत कहानी है जो आपने लिखी मैं है। ये सुब्रोटो को दूंगा वो। हाँ, चिमन क्योंकि सिंह फिर का वो बताइए। सर का सेक्शन शुरू हो जाता है। तो उसमें सी मैन वाली जो है वो क्या ऑपरेशन था सर, उसका बताइए। ऑपरेशन जैकपॉट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चिमन सिंह के पहले थोड़ा सा पहले चलते हैं। आई हैव योर परमिशन टू डू दैट? जय। तो हुआ ये कि 1970 का जब इलेक्शन हुआ, तब ईस्ट पाकिस्तान में याया खान साहब ने 5 या 6 आला अफसरों को पोस्ट किया था। पहले थे एडमिरल एहसन, वो पाकिस्तान नेवी के चीफ थे। ही वेंट एज द गवर्नर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। ही वॉज हैदराबाद बॉर्न, हैदराबाद डेक्कन बॉर्न। द सेकेंड पर्सन वॉज साहिबजादे यकूब खान, लेफ्टिनेंट जनरल साहिबजादे यकूब खान, वो रामपुर के थे। ही हैड गॉन एज चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर। थर्ड थे एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर कमोडोर जफर मसूद, वो पाकिस्तान एयरफोर्स के थे। तो ये लोग सारे वहाँ थे। एंड द डेप्यूटी चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर वॉज अ पर्सन कॉल्ड मेजर जनरल खादिम हुसैन राजा, and there was another officer called Major General Rao Farman Ali. These names are there right through the period. Major General Khadim Hussain Raja has left a very good book called Stranger in My Own Country. मेरे हिसाब में when we discuss these emotive issues, it is a useful thing to see what the other person is saying without getting emotional about it. वो लिखते हैं अपने किताब में, और न्याजी साहब भी, लेफ्टिनेंट जनरल न्याजी हैज़ ऑल्सो लेफ्ट अ वेरी गुड बुक। 3-4 चीज़ें उसमें से निकल के आती हैं। एक तो ये जो उनका एटीट्यूड था कि बंगाली काला सा, छोटा सा, मोटा सा होता है, गंदा, उसको तो लड़ना नहीं आता है, ही इज़ नॉट अ मार्शल रेस, एक वो नैरेटिव था। दूसरा नैरेटिव ये था कि आप इनको ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो अगर आप एक कंट्री में रहते हैं और दूसरे वाले को ट्रस्ट नहीं कर सकते तो गलत चीज़ है, वो दूसरा नैरेटिव था।
तीसरा नैरेटिव था, इनको समझ में नहीं थी कि इनका कल्चर क्या है, ये गाना क्यों गाते हैं, इनकी पोइट्री ऐसे क्यों है, ये इनकी समझ में नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें इमोशनल थीं, लेकिन नैरेटिव बड़ा स्ट्रांग था। दिस वाज अ नॉर्मल नैरेटिव ऑफ समवन फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान अबाउट समबडी फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान। The other thing was that East Pakistan was much poorer than West Pakistan visibly. आप देखते थे लोग कपड़े नहीं थे। ये जो नरेशन मैं दे रहा हूँ ये हमारे उनके किताबों में है। आई मीन सिद्दीक धोती पहनते थे और द वुमेन वर कवर्ड विथ वन साड़ी। गरीबी बहुत थी बंगाल में, और इनका ये एटीट्यूड था कि इनको मारो तो ये लाइन पे आ जाएंगे। एक नॉर्मल एटीट्यूड था कि इनको आप पीट पाट के ठंडा करके रखो। दिस वॉज द जनरल अप्रोच टू बंगाल, ईस्ट पाकिस्तान जनरली। और एक जो एटीट्यूड था कि ये असली मुसलमान नहीं है, ये सारे कन्वर्ट्स हैं, ये सारे बेसिकली हिंदू हैं लेकिन मुसलमान बन गए हैं, तो इनकी इस्लाम हमारे इस्लाम के जैसे उतनी शुद्ध नहीं है। दिस वॉज अ रियलिटी। आई मीन, एंड एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब हम लोगों ने किताब लिखी, दीज पोर्शंस वी हैव सोर्स फ्रॉम क्रेडिबल पाकिस्तानी सोर्सेज। नहीं तो वो कहेंगे कि आप आईबी और रॉ के आदमी हो, आप ये किताब जानबूझ के लिख रहे हो। नहीं, दीज आर फ्रॉम देयर बुक्स, वी हैव कोटेड चैप्टर एंड वर्स फ्रॉम देयर बुक। खादिम हुसैन राजा सेज कि उनकी समझ ये थी कि इकबाल की समझ और खादिम हुसैन राजा की समझ एक थी कि ये सब चल रहा है और मुजीब स्वीप करेगा। जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग थे, उनके जितने अफसर थे बंगाल में, वो लोग कहते थे नहीं नहीं नहीं, वोट स्प्लिट हो जाएंगे। पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिसर जो थे वो कहते थे नहीं, वोट स्प्लिट हो जाएंगे। खादिम हुसैन राजा लिखता है कि नहीं, जो इकबाल ने कहा वही सच है। इकबाल को जानता नहीं था लेकिन फिर कि ये इट्स अ बिगर गेम। उसकी बात किसी ने सुनी नहीं। अब हुआ ये कि Awami League, because Bengal had more, the population of Bengal was more, there were more Bengali voters, everybody knew that they could sweep. Yahya Khan, you have to give him credit, कि Yahya Khan held very fair elections in 1970. इसमें कोई दो राहें नहीं है। पहला और आखिरी लेकिन पाकिस्तान का वही इलेक्शन था, फेयर। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि किसी इंसान को देख के ना भी इसमें सारी गलतियां इससे, ये नहीं है। याह्या खान ने कायदे के इलेक्शंस करवाए और उसमें सिर्फ 2 सीट अवामी नेजी का, एक मैमन सिंह का सीट था और एक सीट था चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स। तो चकमा रूलर थे त्रिदिव नारायण रॉय, ये दोनों लोग वेस्ट पाकिस्तान चले गए और वापस कभी बंगाल नहीं आए। यहां तक स्टोरी ठीक है। अब हुआ यूं कि याह्या खान ने बुलाया, तब वेस्ट पाकिस्तान बिजनेसमैन, वेस्ट पाकिस्तानी एलिट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेड बाय जुल्फिकार अली भुट्टो, इन लोग ये सब चौंक गए कि अब ये तो बंगाली आ जाएंगे, वाई शुड बी शेयर। और इनको डर था कि ये लोग आ गए तो जो भी कुछ पिछले 20 साल में हुआ था, दे वर स्केर्ड कि ये लोग हिसाब चुकता करेंगे। सत्ता परिवर्तन को रोक रहा है, सत्ता परिवर्तन को रोक। तो हुआ ये कि हमारे याह्या खान साहब फरवरी में आए ईस्ट पाकिस्तान और उन्होंने डिक्लेयर किया कि मुजीब साहब बनेंगे इन 1971। सो फरवरी में याह्या साहब ईस्ट पाकिस्तान आए और उन्होंने अनाउंस किया कि भुट्टो साहब, मुजीब साहब प्राइम मिनिस्टर बनने वाले। वहां से ढाका से वो जब वेस्ट पाकिस्तान गए, ही वेंट टू लरकाना। लरकाना के बारे में आपको पता है, वो भुट्टो साहब का घर है सिंध में। तो यहाँ ये लोग हंटिंग एक्सपीडिशन के लिए, जहाँ आर्मी के कई आला अफसर सब थे, शिकार करने गए। और उसके बाद याह्या खान ने डिसाइड किया फरवरी में कि वी विल होल्ड इन अबेयंस कॉलिंग द नेशनल असेंबली टू सेशन। यहाँ तक स्टोरी ठीक है। तो ये खबर इन्होंने पहले एडमिरल एहसन को दी और याकूब खान साहब को दी, वॉज द चीफ मार्शल। इन दोनों लोगों ने कहा ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ मतलब ईस्ट पाकिस्तान विल एक्सप्लोड इन वायलेंस। 1 मार्च को याह्या खान डटे रहे, क्योंकि ही वॉज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी इन वेस्ट पाकिस्तान। और साथ में दारू का भी इफेक्ट।
हाँ हाँ करके when they announced that assembly will be held in Abeyance Sinai, Admiral Ehsan, as a 3-star officer of the Pakistan military, resigned. He said, मैं ये नहीं करने वाला हूँ. ये नोट करना चाहिए कि हर पाकिस्तानी ऐसा. And he resigned and he went back. It was left to General Yaqub Khan. So Bengal exploded in violence. Mujibur Rahman called for a meeting in Hotel Purbani in Dhaka. And there was enormous violence in Bengal. They used to catch hold of Pakistani soldiers and spit on them. They killed Pakistani soldiers. ये सब शुरू हो रहा था. There was a plan called Operation Blitz to take care of this. But General Yaqub Khan decided not to crack down on his own people. He also resigned and went back. The man who came in was General Tikka Khan. I think he came on the 7th or 8th of March. Now there was General Tikka Khan, there was Khadim Hussain Raja, and there was Rao Farman Ali. 15 तारीख को याया खान साहब आए और उसके बाद भुट्टो साहब आए और मीटिंग चली मुजीब के साथ. अब इसमें एक चीज़ हम लोग भूल जाते हैं कि जैसे इकबाल ने कहा, मुजीब का एक डिमांड था जिसको कहते थे 6 पॉइंट प्रोग्राम. उसके बारे में आप पढ़ लेना. उसमें था उनकी डिमांड्स क्या थी, विच वॉज इसेंशली कि विल बी एन ऑटोनोमस यूनिट, वन कंट्री, बट विल इवन हैव आवर ओन करेंसी इफ आई रिमेंबर राइट, जो इनको एक्सेप्टेबल नहीं था. तो 25 तारीख को ये हुआ कि द टॉक्स आर फेलिंग. ड्यूरिंग दैट टाइम Tikka Khan calls Khadim Hussain Raja and says, just be prepared. So Khadim Hussain Raja touches up this plan called Operation Blitz and calls it Searchlight. And they keep the plan ready. And he sends instructions to all the military units in East Pakistan to be ready. 25 तारीख शाम को Yahya Khan leaves for Karachi. Bhutto checks into the Intercontinental Hotel in Dhaka. And 25th morning, Tikka Khan tells Khadim Hussain Raja, calls him on the phone and he says, Khadim, it is tonight. रात को 11:30 बजे they got a message that Yahya Khan has landed in Karachi and M24 tanks and artillery guns moved out Dhaka cantonment led by a man called Brigadier Bobby Arbab, and they destroyed Dhaka. They pick up Mujib from his house in Dhanmandi and he is sent off to Faisalabad first, and then he is in solitary confinement in Miawali. And they pick up another Awami League leader who later wrote the constitution of Bangladesh, Kamal Hussain, who was a barrister. बाकी सारे अवामी लीग के लोग भाग गए, अंडरग्राउंड चले गए. They destroyed blocks of Dhaka city. The Ramna Kalibadi, which was built by the Nepalese, they destroyed that. They killed the priest. And one of the oldest Gurdwaras in the subcontinent where Guru Nanak had gone, they vandalized the Gurdwara, they killed the Granthis. And those reports were done by the American consulate. The blood telegrams. तो शुरू यहाँ से हुआ. तो communal violence उन्होंने शुरू कर दिया already. Yeah, and then what they मतलब this was the period and the operation जहाँ पे उन्होंने रेप को एज अ वेपन यूज किया. वो शुरू होता है इन द सेंस कि 25 तारीख रात को सर्चलाइट स्टार्ट्स और ये सिलसिला 25 मार्च से लेके 15 दिसंबर तक चला. ये लोग भूल जाते हैं ये पाकिस्तानी आर्मी का जो ये सिलसिला था, क्योंकि हुआ ये कि जब इन लोगों ने किया, जो पाकिस्तानी आर्मी में बंगाली ऑफिसर्स थे, मैं आपको 3-4 नाम बताता हूँ. जो एक Ziaur Rahman साहब थे, who later became the Chief of Army Staff and President. There was Khalid Musharraf. There was Major Shafiullah. ये लोग सब मेजर के रैंक के थे. They revolted. And in case of Ziaur Rahman and one more in Joydepur, they killed Pakistani officers and their wives and the men. So then, it became a spiral of violence, which carries on from 25th of March, as I said, to the 16th of December. इसके चलते, to just dimensionalize it, 200,000 women were raped. 3 million people were killed. Now, Pakistani says, where did you find it? You can go to the United Nations UNHCR website. It is there. People like Jeffrey Davis think that the numbers were higher.
and 10 million people. ये 10 वॉर क्राइम्स जो है ना, इनका कोई nobody has looked into these war crimes, और इनका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, और जो क्रिमिनल्स हैं they were not brought to justice, they are still free. तो टू आंसर योर क्वेश्चन, आप सोचिए 10 मिलियन गरीब लोग वो वहां से भागे. दे केम इन टू वेस्ट बंगाल, असम एंड त्रिपुरा, एंड वी जस्ट caved in. Now to the thing where Iqbal and I often have a conversation. हिंदी में सर. हाँ, इकबाल और हम जो इसके बारे में बात करते हैं कि ये जो 10 मिलियन लोग हिंदुस्तान आ गए, ये शायद आईबी और रॉ के इमेजिनेशन में नहीं था कि करेंगे, लेकिन ये तो मतलब उल्टा हो गया. 4-5 चीज़ें इमीडिएटली डिसाइड की गई, विच इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज इतना तेज़ इंडिया मूव कर रहा था. 28-29 तारीख को अवामी लीग के जो एक लीडर थे, उनका नाम था ताजुद्दीन अहमद. हमारे अनुमान में ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स एज इट वर. ही वॉज अ स्टेट्समैन, बहुत अच्छे आदमी थे. ही केम इन टू Calcutta, and that story is in the book, and that's a very interesting story. He meets Mrs. Gandhi on the 1st or 2nd of April, and it was established that because India also needed somebody from Bangladesh with whom they could work, because this was a very important thing. तो ताजुद्दीन अहमद साहब के साथ बात ये हुई कि a government in exile would be formed with the legislators जिन्होंने इलेक्शन जीता था, तो उसमें legitimacy आ जाएगी. तो ये लोग जीत के आए थे नवंबर में, इनके साथ एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनेगा. मतलब उनके जितने भी सांसद थे वो इस पार बॉर्डर के आ गए थे, और वो एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल के वो सदस्य बन गए थे. तो उसकी जो लीगल स्टैंडिंग थी बहुत बढ़ गई थी. तो वो एक इन लोगों ने डिसाइड किया. दूसरा ये डिसाइड हुआ कि जो बांग्लादेशी ऑफिसर्स थे और मेन थे ईस्ट बंगाल रेजिमेंट के, इनको संगठित किया जाए. They would report into कर्नल ओस्मानी, जो एक रिटायर्ड बंगाली ऑफिसर थे. ये दूसरा था. एंड दे वुड सीक हेल्प फ्रॉम इंडिया. दिस इज द सेकंड डिसीजन. एंड द थर्ड वाज दे अप्रोच्ड हुसैन अली, ताजुद्दीन अहमद एंड BSF कि you move. He was the consul general in Calcutta, Pakistan. So he moved with all his staff, and because of that दुनिया भर में जितने भी बंगाली ऑफिसर थे पाकिस्तान एम्बेसी में, वो लोग सब शिफ्ट हो गए टू सपोर्ट द फ्रीडम स्ट्रगल. तो ये 3 चीज़ें हुई. गवर्नमेंट इन एग्जाइल बना बैद्यनाथ तला में, कलकत्ते के से बॉर्डर पे, और वो लोग उनकी ऑफिस बनी थिएटर रोड पे, 8 थिएटर रोड पे. वो बिल्डिंग बहुत हिस्टोरिक है. वहाँ देयर श्री अरविंदो वाज बॉर्न. तो एक बार वो गवर्नमेंट इन एग्जाइल बन गया. दैट बिकेम the body through which India operated. By end of April एक decision लिया गया कि India will help raise a guerrilla force called Mukti Bahini, which will fight the Pakistanis inside East Pakistan at the directions of the government in exile. तो 7 camps लगे around Bangladesh, current Bangladesh. Each were commanded by an officer of the rank of a brigadier. उसमें डेल्टा कैंप जो अगरतला के पास था, इट वॉज कमांडेड बाय ब्रिगेडियर शाहबेग सिंह, हु लेटर जॉइंड भिंद्रनवाले एंड गॉट किल्ड इन ब्लू स्टार. तो ऐसे 7 कैंप्स लगे. 2 कैंप्स नेवी चलाता, RNAW चलाता था, और एक कैंप चलाता था नेवी. वो था प्लासी में. तो वहाँ दैट सिराजुद्दौला की सिराज, लड़ाई हुई थी हाँ, रॉबर्ट क्लाइव से, और जहाँ मीर जाफर ने अपना कमाल दिखाया था. वहाँ the camp was commanded by a naval officer called MNR Samant, and one of the trainers there was this very eminent sailor called Chiman Singh. So Chiman Singh Saab worked with these boys. They were university students mainly, to train them as naval frogmen and commandos in Plassey. तो ये लोग between समझिए मई एंड दिसंबर इन लोगों ने तबाही मचा दी पाकिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान में. शिपिंग पे माइंस लगा दिए. दे उसमें मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा उन्होंने वो जो सप्लाई उनकी आ रही थी, वो कितना 1 लाख टन
के आसपास उड़ा दिया था। हाँ, बहुत मतलब वो बुक में डिटेल है। तो ये लोग क्या करते थे कि ये जो पहले तो बहुत अग्रेसिव ट्रेनिंग की नेवी ने, लोग समझते नहीं है नेवी ने क्या किया। नेवी ने बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग दी इन लोगों को, और ये इन ग्रुप्स वर सेंट इन थ्रू द बॉर्डर वेयरिंग लुंगीज, वन नाइफ, वन लिम्पिट माइन एंड निरोध कॉन्डोम्स। क्योंकि होता ये था कि जो, और जाके समझिए उसने वो जो लिम्पिट माइन था, जैसे जहाज़ खड़ा हुआ है, ये लोग क्वाइटली पानी में उतरते थे, अंडर वाटर स्विम करके जहाज़ के पास गए, अपना चाकू निकाला और उसको साफ कर देते थे। दे यूज्ड टू क्लीन द बार्निकल्स जो कहते हैं, और वहाँ ये लिम्पिट माइन लगा देते थे। तो जैसे ही लगाते थे, जो फ्यूज़ है वो पानी के साथ होकर एक्सप्लोड कर जाता, आदमी मर जाता था। तो इन लोगों ने सोचा उसको सॉल्व कैसे करें। वन इंडियन मेजर केम अप विद द सॉल्यूशन कि इसको कॉन्डोम के अंदर डाल दो तो और चिपका दो, तो वो पानी पहुंचने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो इतने निकल लो। तो हिंदुस्तान लैटेक्स इन त्रिवेंद्रम, दे वर शॉक्ड व्हाई वाज द नेवी आस्किंग फॉर सच लार्ज क्वांटिटी ऑफ कॉन्डोम्स। तो यू नो दे थॉट ये लोग बदमाशी कर रहे हैं। उस जमाने में सिर्फ एक किस्म का कॉन्डम था मार्केट में, निरोध, और कुछ नहीं था। सरकार बनाती थी। हाँ। तो इन लोगों ने बिटवीन 15 अगस्त 1971 इन लोगों ने मतलब तबाही मचा दी। और हम लोग, हमारे किताब में हमने इसके बारे में विस्तार से इसलिए लिखा है क्योंकि आपने जो प्रश्न पूछा, इसके अलावा जो बांग्लादेशी ऑफिसर्स और मेन थे, ये जो पाकिस्तान से डिफेक्ट होके आए थे, दे ऑल्सो कॉज्ड हैवक इनसाइड पाकिस्तान। आई मीन देखिए, उन लोगों ने बहुत खून बहाया बांग्लादेशियों ने, और ये हम लोग जब नहीं कहते हैं उनको भी थोड़ा बुरा लगता है। एंड वी मस्ट एज ह्यूमन बीइंग्स एक्नॉलेज द फैक्ट कि उन लोगों ने इतना खून बहाया अपने फ्रीडम के लिए। हमने हेल्प तो की, लेकिन अब जब ये नहीं कहते तो मुझे लगता है ये गलत है। एक और जो बहुत नरेटिव है सर, फेमस है और फोक टेल का टाइप का बन गया है कि मिसेस इंदिरा गांधी ने पूछा कि भाई आप जनरल मानेकशॉ को कि आप जल्दी से ये ऑपरेशन लॉन्च कीजिए और अटैक के लिए प्लान कीजिए बांग्लादेश में वॉर के लिए। फिर जनरल मानेकशॉ ने उनको समझाया कि नहीं, अभी समय ठीक नहीं है वॉर के लिए, और उन्होंने उनको डिसवेड किया कि अभी मॉनसून आने वाले हैं, हमारी बुरी हालत हो जाएगी वहाँ पे लड़ेंगे तो अभी नहीं, बाद में करेंगे सर्दियों में। तो ये क्या थ्योरी है, इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो है ऑब्वियसली, बट क्या ये इससे भी ज़्यादा कहीं कुछ और है इसमें? बिल्कुल, एक्चुअली 2-3 चीज़ें हैं। एक, मैं थोड़ा सा मानेकशॉ साहब के बारे में कहना चाहूँगा कि उनकी जो पर्सोना है उसके नीचे एक बहुत डीप आदमी था। मानेकशॉ साहब बर्मा में लड़े, 1962 में वो 4 कोर कमांडर बने आफ्टर द चाइनीज़ वॉर। उसके बाद वो वेस्टर्न आर्मी कमांडर थे, 4 कोर वेस्टर्न आर्मी कमांडर थे, और 5 साल ईस्टर्न आर्मी कमांडर थे। मानेकशॉ साहब का जो तजुर्बा था, इट वाज वेरी रिच एंड वेरी डीप। ये एक किस्सा है। दूसरा किस्सा है कि मानेकशॉ साहब का जो रिलेशनशिप था मिसेस गांधी के साथ, इट वाज एन आउटस्टैंडिंग रिलेशनशिप। आई मीन इट वाज समथिंग विच इज़ you have to investigate. And I have seen, उनके इंटरव्यूज़ मैंने देखे हैं जहाँ वो इंदिरा गांधी के बारे में बहुत ही मतलब इज्जत और प्रेम से बात करते हैं। दोनों ने कोई किताब नहीं छोड़ी है, देयर इज़ नो नरेशन। हमने जो पीस जो देखा है कि उस ज़माने में द ऑपोजिशन जो थी, जब ये रेफ्यूजीज आने शुरू हुए, उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़बरदस्त प्रेशर बनाया कि आप अभी भेजो फौज। 2 चीज़ें थी, एक जो मानेकशॉ साहब ने कहा मिसेस गांधी को, वो इम्पॉर्टेंट था, लेकिन 3 पॉलिटिकल रीजंस थी। एक रीज़न ये था कि यूनाइटेड नेशंस का एक चार्टर है जिसमें आर्टिकल 2 में ये लिखा रहता है कि आप किसी भी देश के इंटरनल अफेयर्स में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो अगर हम लोगों ने खुद किया तो दुनिया हम पे चढ़ जाती। दैट इज़ वाई वी क्रिएटेड द गवर्नमेंट इन एग्जाइल। दूसरा था कि यू हैड टू क्रिएट द मुक्ति बाहिनी, विच द इंडियन आर्मी एंड नेवी एंड एयरफोर्स डिड, बट उनको भी 3-4-5 महीने लगते। दैट वाज द सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग इज दैट इन अप्रैल वी हैड नॉट साइंड द इंडो सोवियत पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी।
वो साइन हुआ अगस्त के 8 तारीख को। और हम ये अमूमन भूल जाते हैं कि रशिया डिड नॉट वांट टू डिवाइड पाकिस्तान। ये डिसीजन हुआ 24 अक्टूबर को। ईरान में the Shah of Iran was celebrating 2500 years of the Pahlavi dynasty, where President Podgorny approached Yahya Khan and said, sulah kar lo, mat karo. And Yahya Khan just rebuffed Podgorny, and the Russians realized कि कुछ इससे निकलने नहीं वाला। 24 अक्टूबर 1971 को Russians agreed. And the reason I say this is कि हमें ये समझ होनी चाहिए कि in a world where sovereignty is important, it's a very finely balanced world. In the sense, everybody has to agree, otherwise your plans will not work. कि हम लोग खुद जाके कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। और फिर रशियंस बाद में काम भी आए, उसमें बहुत काम में आए। इन पांचों चीज़ों को लेके एक साथ किस्सा बना। अमेरिकन्स, यू हैव टू एक्नॉलेज वन थिंग कि मिसेस गांधी, the entire political leadership, including the opposition, the Indian military, they all stood up together. And we were up against a formidable Russia, a formidable America and China. इनको संभाल के ये जंग लड़ना is what is in this book. मुझे तो मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं सोचता हूँ कि ये किस तरीके से इन लोगों ने किया। हमारे डिप्लोमैट्स थे, ब्रजेश मिश्रा साहब थे चाइना में, अपा पंत थे लंदन में, LK झा थे वॉशिंगटन में, समर सेन साहब थे हमारे यूनाइटेड नेशंस में एम्बेसडर, और हमारे TN कौल साहब फॉरेन सेक्रेटरी थे। ये मतलब अगर आप डिस्पैशनेटली इसको देखो, नॉट एज इंडिविजुअल, एज पीपल, their contribution is enormous. So to answer your question, सबको 6-7-8 महीने की दरकार थी। एक ये था। दूसरा ये था कि there is evidence कि इंडिया ने सोचा था कि मुक्ति वाहिनी से शायद काम बन जाएगा और एक छोटा सा एन्क्लेव बना के हम ये रेफ्यूजीज को वापस कर देंगे। लेकिन खेला वॉर में, जैसे कोई भी सीनियर ऑफिसर कहता है, एक बार वॉर शुरू होता है वो किस तरफ जाएगा किसी को समझ में नहीं आती। सही बात। तो ये घूमता फिरता ये हो गया। और पाकिस्तान चाहता था टू मेक इट इनटू एन इंडो पाकिस्तान वॉर। इट इज़ नॉट एन इंडो पाकिस्तान वॉर, इट वाज अ वॉर फॉर लिबरेटिंग बांग्लादेश। वी हैड नो इंटेंशन ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, बट द पाकिस्तानीज ओपनड अटैक एंड ओपनड अप द वेस्टर्न फ्रंट टू सेव फेस, एंड द रेस्ट दे से इज हिस्ट्री। बट बांग्लादेशी भी बहुत, मतलब हमें बहुत लोग हैं कि क्रिटिसाइज़ करते हैं कि आप लोग क्यों नहीं आए अप्रैल में। वो मुमकिन नहीं था। अच्छा, हमने वॉर से पहले की बहुत सारी बातें कर ली। वॉर में आप दोनों के लिए सबसे टर्निंग पॉइंट क्या था ड्यूरिंग दोज 13 दिन के अंदर, जो 13-14 दिन की जो लड़ाई चली, उसमें सबसे फेवरेट आपका जो मोमेंट हो वो क्या है? इसके पहले पाकिस्तान जो था वो चाइना और अमेरिका के दरमियान एक ब्रिज था, और इसकी जो अहमियत है वो याह्या खान ने पकड़ी थी। और याह्या खान की जो किरदार था वो अमेरिका के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि निक्सन चाह रहा था कि वियतनाम की जो लड़ाई है वो ख़त्म की जाए, और वो ख़त्म तब होती जब चाइना जो है वियतनाम को सपोर्ट नहीं करता और रूस के दबाव से अलग हो जाता। तो इसलिए उन्होंने ये मूव किया, क्योंकि उसमें अमेरिकन फ़ौज के में काफ़ी हज़ारों की तादाद में सैनिक मर रहे थे वियतनाम की लड़ाई में, और बहुत ही अनपॉपुलर वो वॉर हो गई थी अमेरिका में। पाकिस्तान को बचाना उनके लिए बड़ा ज़रूरी था, और चीन के लिए पाकिस्तान भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एक तो चाइना अमेरिका के साथ ब्रिज बन रहा है, दूसरी बात है चाइना को टेक्नोलॉजी चाहिए थी जो उनके पास थी नहीं। उस समय उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब था, लेकिन उसको डिलीवर करने का सिस्टम नहीं था। दे हैड नो डिलीवरी मैकेनिज़्म, और पूरा का पूरा उनका जो देश है उन्होंने उसकी तरक्की करवानी थी और मार्केट्स खुलवाने थे। तो अमेरिका उनके लिए बहुत ज़रूरी था। तो हमारे ये जो दो मतलब गॉडफादर थे पाकिस्तान के, उनका सामना हमें करना पड़ रहा था। अब वॉर की बताइए। मतलब अगर आप पूरे वॉर को एक साथ देखो, मैं पहले आपसे एक चीज़ कह देता हूँ कि हमारे किताब में वॉर की जो स्टोरी है वो नेवी की है, एयरफोर्स की है, ईस्टर्न और 4 कोर की है। बाकियों ने जंग लड़ा और उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस काफ़ी हैं। BSF का भी बहुत बड़ा BSF रोल का है। भी था, वो हमारे किताब में नहीं है। और इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोगों ने खाली ये कवर किया, और वेस्टर्न फ्रंट के बारे में भी हमारे किताब में नहीं है।
लेकिन जो छोटा सा टुकड़ा हमने देखा जो 4 कोर का एरिया था, वहाँ 4 कोर के कमांडर इज वन ऑफ इंडियाज फाइनेस्ट एंड ग्रेटेस्ट कॉम्बैट लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह। तो वो पोस्टेड, उनका एक किस्सा है कि ही वॉज इन्वॉल्व इन द लिबरेशन ऑफ गोवा। फिर वो सिक्किम में थे और नाथुला में ही गेव द चाइनीज अ ब्लडी नोज, एंड टुडे वी होल्ड नाथुला बिकॉज ऑफ सगत सिंह। ही वॉज क्वाइट अ कैरेक्टर। सगत सिंह साहब के बारे में हमारी किताब में है। वो किस्सा बता दो, जबकि वो स्टैंड गन लेके हाँ, तो पीछे खड़े हो गए। हाँ, हुआ ये कि चाइनीज वर सॉर्ट ऑफ अटैकिंग इंडिया इन नाथुला and we lost a lot of soldiers. And when the soldiers were falling back, the story goes that he stood with a Sten gun. He said, "I'll shoot you if you come back." उसने कहा जो Fall रणभूमि back, को छोड़ के पीछे हटेगा, मैं उसको मार मैं यहाँ पे डालूं, गोली गोली चला मार। दूंगा। हाँ, तो we held on, और क्योंकि we have followed that story, there are great Indian generals across. I mean, we got many. We have spoken about General Sagat Singh as an example of a great Indian general. तो उनकी पोस्टिंग थी तेजपुर में। तो तेजपुर में जो लेटर आर्मी चीफ बने जनरल मल्होत्रा, वो उनको वहाँ छोड़ के आए थे कि अगर चाइनीज़ नॉर्थ से आए सो यू लुक आफ्टर देम। ही केम टू अ प्लेस कॉल्ड तेलियामुरी। तेलियामुरी इन बंगाली मीन्स तेल एंड मुड़ी। अगरतला के पास एक छोटा सा गांव है, 4 कोर के हेडक्वार्टर्स वहाँ बेस किए इन लोगों ने। तो आपने पूछा 5-6 चीज़ें एक साथ हुई। एक तो द INS विक्रांत जो हमारी एयरक्राफ्ट कैरियर थी, इन लोगों ने छुपा के रखा था। हम लोग घर में बच्चे टॉयज छुपा के रखते हैं, नेवी ने एयरक्राफ्ट कैरियर छुपा दिया था क्योंकि पाकिस्तान हैड सेंड अ सबमरीन कॉल्ड गाजी टू सिंक द विक्रांत। तो इन लोगों ने गाजी को, मतलब वो जैसे वी टेक अ लिटिल पेट एंड से टॉफी विद अ बिस्किट से इधर 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 करके, दे टुक द गाजी लाइक दैट टू वाइजैग, एंड द गाजी सिंक्स आउटसाइड द वाइजैग हार्बर बिकॉज ऑफ एन इंटरनल एक्सप्लोजन। नेवी की एक खासियत है, देयर रिकॉर्ड कीपिंग एंड हिस्ट्री राइटिंग इज ऑफ अ वेरी हाई ऑर्डर। नेवीज रिकॉर्ड कीपिंग इट्स उनका मतलब ये सिलसिला जो उनका है बहुत काबिल तारीफ है। इन लोगों ने विक्रांत को छुपा के रखा था। तो विक्रांत निकला, गाजी सिंक हो गया, दे सेंड अ सिग्नल टू विक्रांत कि आप निकलो। तो ये लोग सुबह 4 बजे निकले, एंड आई स्पोक टू द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ 300 स्क्वाड्रन at that time, Lieutenant Commander Santosh Gupta, Mahavir Chakra, he commanded the Vikrant, Rear Admiral. ये लोग निकले and they bombed Cox's Bazar and they bombed Chittagong on 4th. उसके बाद बिश्नोई साहब who passed away recently, 28 Squadron, ये लोग आए 10 स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स के, दे अटैक ढाका। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 1 स्क्वाड्रन था, इन लोगों ने दे फॉट 10 स्क्वाड्रन्स। फिर ये डिसीजन लिया गया कि ये तो छोड़ेंगे नहीं, और जब तक एयरफोर्स नहीं निकल जाए ग्राउंड फोर्सेस कांट मूव। तो 6 तारीख रात को दोपहर को 28 स्क्वाड्रन केम एंड डिस्ट्रॉयड द ढाका रनवे। उन लोगों ने रनवे ही उड़ा दो, फॉरगेट द एयरफोर्स। पाकिस्तानियों ने रात को रनवे रिपेयर कर लिया। ये लोग 7 तारीख वापस आए एंड दे डिस्ट्रॉयड द रनवे अगेन। दैट थ्रू द पाकिस्तान एयरफोर्स आउट ऑफ द गेम। 7 तारीख सुबह इनके पास हेलीकॉप्टर से 110 हेलीकॉप्टर यूनिट के, आपने देखे होंगे मी-4 हेलीकॉप्टर, वो ग्वालियर में टेम्पो चलते हैं ना, उस तरीके के छोटे छोटे हेलीकॉप्टर्स हैं। मतलब उसको देख के आपको लगता नहीं है कि आप कनॉट प्लेस से लाजपत नगर जा सकते हो। दे यूज दोज हेलीकॉप्टर्स टू हेली लिफ्ट द गोरखा ट्रूप्स फ्रॉम कैला शहर टू साउथ ऑफ सिलेट इन मीरापुर, इन मीरापाड़ा, इनसाइड एनिमी टेरिटरी। आप सोच रहे हैं कि क्यों किया, और वो मतलब वो जब स्टोरी आप सुनते हो ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं डर के मारे, क्योंकि पाकिस्तानीज ओपन फायर्ड ऑन दीज हेलीकॉप्टर्स। ये इसलिए किया कि उनके 3 ब्रिगेड थे सिलेट में, 3, ये गुरखाज ने और 1-2 और बटालियंस ने वो ब्रिगेड्स को पिन डाउन कर दिया कि आप वहाँ से निकल नहीं सकते। जब सगत सिंह को लगा कि ये लोग पकड़ के बैठे हैं इनको, he then decided to shift his gaze to Dhaka. Dhaka was not a part of the original plan. He used these helicopters to heli-lift 6,000 troops across the river Meghna. 6,000 combat troops. ये रटपटी हेलीकॉप्टर्स में इन लोगों ने दिन रात, ये एयरफोर्स पायलट्स ने काम किया, एंड दे लिफ्टेड देम टू रायपुरा, नरसिंगडी एंड दौटकिंडी। ठीक है, जब ये उस तरफ पहुंच गए और सिलेट में ये गुरखाज ने पकड़ के रखा था इन लोगों को, देन व्हाट दे डिड वाज अनदर थिंग। नॉर्थ से तुरा, मेघालय से 1-1 कॉम जोन सेंड डाउन
a division which had crack Indian infantry units, 1st Marathas, Jangi Paltan, commanded by Lieutenant Colonel Bulbul Brar of Blue Star fame, and his 2IC was Major then, later Lieutenant General Satish Nambiar. ये लोग, they jumped over the Brahmaputra, came to Bakshiganj, came to Kamalpur, came to Jamalpur and captured the Jamalpur garrison and took their surrender. ऊपर से तोड़ के आ गए. फिर ये मिले टंगाइल में पैरास के साथ, और सगत सिंह की फौज जो थी, जो इधर से मतलब मेघना क्रॉस करके आई थी, ये लोग सब आ गए ढाका के अंदर. खेल खत्म. लेकिन 15 तारीख को द पोल्स मूव्ड अ रेजोल्यूशन इन द यूनाइटेड नेशंस, पोलैंड, कि आप लोग सुलह कर लो. और भुट्टो नहीं माना. क्यों नहीं माना? दैट इज एन इटर्नल मिस्ट्री विच इज इन द बुक. इसके लिए बुक पढ़नी पड़ेगी. एक और किस्सा है वॉर का, कि ये जो अमेरिका ने एंटरप्राइज एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा था लड़ाई को इन्फ्लुएंस करने के लिए, तो एक अभी फिल्म आई है क्रॉनिकल्स ऑफ द फॉरगॉटन जेनोसाइड द किसिंगर डॉक्ट्रिन, रमेश शर्मा ने, मेरे मित्र हैं, उन्होंने बनाई है. तो उसमें एक सोवियत एडमिरल है व्लादिमीर क्रुगलियाकोव, वो 10th ऑपरेटिव बैटल ग्रुप ऑफ द सोवियत पैसिफिक फ्लीट का कमांडर था, और उसका वीडियो क्लिप मैंने देखा है, खुद देखा है. तो एडमिरल क्रुगलियाकोव जो है, उसने ये उसमें कहा, उसका ये बयान था कि जो सोवियत नेवी का जो सबसे मशहूर एडमिरल था सर्गेई गोर्चकोव, उसने क्रुगलियाकोव को ऑर्डर दिया कि आपने जो यूएस नेवी की जो 10 जहाज़ों का जंगी भेड़ा टास्क फोर्स 74 आ रहा है गल्फ ऑफ टोंकिन से, वियतनाम से, उसको आप शैडो करोगे. और टास्क फोर्स 74 को रोका गया 4 सोवियत विस्की क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स ने, जिनके पास न्यूक्लियर आर्म्ड P-35 क्रूज मिसाइल्स थी. इन पनडुब्बियों ने टास्क फोर्स 74 को घेर लिया, और पीछे से उन्होंने अपने P-35 मिसाइल्स टारगेट किए एंटरप्राइज पे. तो ये जो P-35 मिसाइल्स हैं, उनके पास न्यूक्लियर वॉरहेड था 10 किलोटन का, और 200 किलोटन का भी वर्जन था. तो जब क्रुगलियाकोव ने ये यूएस नेवी के जहाज़ों को ब्लॉक किया, और उसने उनको ना तो कराची की तरफ जाने दिया, ना चिटागोंग की तरफ जाने दिया, तो उसने उनको जो अमेरिकन टास्क फोर्स का कमांडर था, वो वापस एंटरप्राइज को लेके चला गया. तो ये जो 1962 में जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था, और उस वक्त सोवियत यूनियन और अमेरिका एक न्यूक्लियर शोडाउन के पास पहुंच गए थे. 1971 में भी ये न्यूक्लियर शोडाउन पे सोवियत यूनियन और अमेरिका पहुंच गए थे, और एक न्यूक्लियर वॉर मतलब शुरू हो जाता, जो ये एंटरप्राइज रुकता नहीं. और ये प्रेसिडेंट निक्सन की हार थी, किसिंजर की हार थी, कि वो अपने आप इस एफर्ट में ये कामयाब नहीं हो पाए. तो ये इंडो सोवियत ट्रीटी ने ये सबसे बड़ा, उसका मैं समझता हूँ, कंट्रीब्यूशन था कि इन्होंने अमेरिका को रोक दिया. अच्छा सर, इसमें एक मोल भी है, उसकी भी कहानी है, मुश्ताक अहमद, उसको न्यूट्रलाइज कैसे किया RNDW ने, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है. हाँ, न्यूट्रलाइज नॉट इन द फिजिकल सेंस. इसका जो बैकग्राउंड है अरिहंत, वो ये है कि हम लोग अमूमन भूल जाते हैं कि सीट्स आर नॉट वोट शेयर्स. तो हालांकि अवामी लीग को सारे सीट्स मिले एक्सेप्ट 2, उनका वोट शेयर था 40%. अमूमन हम ये गलती करते हैं कि जिसको सीट मिल जाते हम कहते हैं वो जीत गया, और ये भूल जाते हैं उसको कितना वोट शेयर मिला. हालांकि अवामी लीग स्वेप्ट, और उनको सारे सीट्स मिले एक्सेप्ट 2, मेमन सिंह और चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स. उनके वोट शेयर थे कुछ 40%. उसका मतलब ये हुआ कि 60% लोगों ने आइदर उनको वोट नहीं दिया था, या वोट दिया ही नहीं उन लोगों ने. तो ये था. तो वो 60% 40% ऑफ द इलेक्टोरल वोट, exactly. Population is much better. Yeah. So I mean, whenever you talk about percentage of vote, it is about people who polled. Adult. अब हुआ ये कि जो हम भूल जाते हैं कि
ईस्ट पाकिस्तान में काफ़ी लोग ऐसे थे जिनको ऑटोनॉमी चाहिए थी, जो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते थे फॉर द वेरी सेम रीजंस कि पार्टीशन क्यों हुआ, उसलिए वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते थे, उनको ऑटोनॉमी चाहिए थी। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही अवामी लीग जीत गया, और जैसे इकबाल ने कहा, द होल मूवमेंट वाज टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट बांग्लादेश। कई लोग ये नहीं चाहते थे। तो जब ये गवर्नमेंट इन एग्जाइल शुरू हुआ, ये बात आईएसआई को भी खबर थी और सीआईए को भी खबर थी। तो इन लोगों ने दे स्टार्टेड रीचिंग आउट टू दोज कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो ये नहीं चाहते थे, और उनमें से मिलिशिया ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई, जैसे अल बदर था या रजाकार्स थे, जो नहीं चाहते थे कि पार्टीशन हो। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दे रीच्ड आउट। जो उनके फॉरेन मिनिस्टर थे जिनका नाम खंडाकर मुश्ताक था, इन लोगों ने उसको रिक्रूट कर लिया। गवर्नमेंट इन एग्जाइल, ये कलकत्ते में था। और द यूएस कॉन्सुलेट इन कैलकाटा, दे कॉन्टैक्टेड हिम, और एक आदमी था जिसका नाम था कयूम। तो कई सारे मीटिंग्स हुए, द नंबर ऑफ मीटिंग्स एटसेट्रा वेरी डिपेंडिंग, आप किसकी नैरेटिव पढ़ो, बट इसमें काफ़ी क्लैरिटी थी कि दे हैड अप्रोच्ड कयूम and through him Khandakar Mushtaq. One journalist has also written कि Khandakar Mushtaq met the Americans on several occasions, but उसने ये बात अपने कैबिनेट से नहीं बताई। और बात ये थी कि वो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जाएगा, मुझे कोई बुला लेंगे, एंड एक सुलह हो जाएगा जिससे ऑटोनॉमी मिल जाएगी और खेल खत्म। इंडियन इंटेलिजेंस पिक्ड इट अप, और इन लोगों ने ये न्यूज़पेपर में प्रचार कर दिया कि ये होने वाला है, एंड बंगाली न्यूज़पेपर्स वेंट बैलिस्टिक कि कोई स्पाई है। तो हमारी रिसर्च दिखाती है कि कयूम ने फाइनली अमेरिकन को कहा कि भैया, उन्होंने कहा कि अगर आपको बात करनी है तो दिल्ली से आके बात करो, ऐसा नहीं होने वाला है। तो दे स्क्वॉश्ड दैट होल थिंग, एंड डीपी धर वाज अ मिनिस्टर ऑफ द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। वो बांग्लादेश का पूरा ऑपरेशन देख रहे थे कैबिनेट में। वो कलकत्ते आते हैं और ताजुद्दीन साहब को कहते हैं कि भैया ये हो रहा है, अभी जंग शुरू होने वाला है, और अगर आपके कैबिनेट में ऐसे लोग हैं जिनको जो अमेरिकन और पाकिस्तानीज के साथ मिले हुए हैं, तो फिर तो सारी खबर बाहर चले जाएगी। तो एक डिसीजन लिया गया कि खंडकर मुश्ताक को सैक किया जाए। तो फिर इन्होंने ठीक किया कि वो गलत होगा क्योंकि पूरा बढ़ जाएगा, तो उसकी पोर्टफोलियो चेंज कर दी गई, और जो फॉरेन सेक्रेटरी था उसका नाम था चाशी, उसको सैक कर दिया, और दैट इज़ हाउ दिस होल थिंग वाज सॉल्व्ड। बट खंडकर मुश्ताक नेवर फॉरगॉट, क्योंकि 1975 में जब वो प्रेसिडेंट था, हमारे मुजीब साहब के डेथ के बाद, उसने ताजुद्दीन साहब को अरेस्ट करवाया, और बाकी और 3 अवामी लीग के लीडर्स थे, उनको अरेस्ट करा के ढाका सेंट्रल जेल में डाला, और जेल में किलिंग, और जेल में इन चारों को मार डाला जो भी प्रो इंडिया थे। तो एक प्रॉब्लम जो बंगाल के ईस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश की सियासत में है, वो ये है कि कोई भी अगर प्रो इंडिया दिखता है, और इन लोगों ने एक नैरेटिव खड़ी कर दी है कि अवामी लीग प्रो इंडिया है, तो उसका अपना ही एक मतलब पॉलिटिक्स बन जाता है, जो आपको मेरे से ज़्यादा समझ है। एक और ऑथर हैं जिन्होंने बीएसएफ के रोल के ऊपर बात की है कि बांग्लादेश को क्रिएट करने में बीएसएफ का भी बहुत ज़बरदस्त हाथ था। तो उशिनौर मजूमदार, तो उन्होंने एक्चुअली लिखा है कि याह्या खान के ऑफिस में भी इंडिया का एक स्पाई था। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि बीएसएफ का बहुत ज़बरदस्त रोल था, और बीएसएफ के जो डायरेक्टर जनरल थे तब, मिस्टर रुस्तम जी, वो ज़बरदस्त पुलिस ऑफिसर थे और बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन बिल्डर थे। उनके एक नंबर 2 थे, उनका नाम था गोलोक मजूमदार। वो शायद वेस्ट बंगाल काडर के थे, बहुत ही मतलब अच्छे ऑफिसर थे, शांत आदमी, बहुत इंटेलिजेंट। उनका रोल कई जगह आता है, जैसे ही वॉज इन्वॉल्व कि जो भी अवामी लीग के लीडर्स ईस्ट पाकिस्तान से निकल रहे थे उनको ट्रैक करते थे, उनको बॉर्डर में
उनको लेते थे, उनको इज्जत से फिर कलकत्ते में रखते थे, तो फिर वो उनके साथ काम करते थे। ये एक रोल तो उनका ये मुझे पता है। दूसरा है कि ये जो ईस्ट पाकिस्तान की जो कॉन्सुलेट थी कलकत्ते में, उनका जो कॉन्सुल जनरल थे हुसैन अली, उनके साथ मजुमदार साहब के ताल्लुकात अच्छे थे। उन्होंने हुसैन अली को ताजुद्दीन साहब से मिलवाया, और फिर वो पूरा जो ये लोग सारे पाकिस्तान से बांग्लादेश गवर्नमेंट के लिए चले गए, वो काम मजुमदार साहब ने किया था। उसके बाद ये गवर्नमेंट ऑफ एग्ज़ाइल जो बना यहाँ बैद्यनाथ तला में, वो सारा काम बीएसएफ ने करवाया था। और अगरतला में इनके बहुत ज़बरदस्त ऑपरेशंस थे बीएसएफ के। तो और बीच बीच में जंग के टाइम भी, जैसे मुझे याद है बैटल ऑफ आठग्राम में जो हुआ था अक्टूबर में 8 डिवेरिया में सगत सिंह के, वहाँ भी फाइनली बीएसएफ गया था। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीएसएफ का बहुत ही अहम रोल था 19 और शायद ये पहला मतलब ऐसा बड़ा इवेंट था जहाँ पे RNDW अपने आप में एक नई ऑर्गेनाइजेशन उभर के आई और आईबी की जो शैडो थी उससे निकली। हाँ, तो RNW ये कहती है कि 1971 वाज द फाइनेस्ट आर, लेकिन RNW ये भी कहती है कि उनका काम जो है वो इस तरीके का है कि वो बात नहीं कर सकते। तो उनका एक वो एडमिट नहीं करते हैं। लेकिन आपने एक बात कही शुरू में, उसके बारे में मैं इसके साथ लिंक कर सकता हूँ। वो ये है कि जनवरी के एंड में 1971 में एक फॉकर फ्रेंडशिप जहाज़ था जो श्रीनगर से जम्मू आ रहा था, उसका नाम था गंगा, और अगले दिन पेपर में आया गंगा हैज़ बिन हाईजैक्ड। तो गंगा चले गई लाहौर, और पता चला कि 2 लड़के थे कश्मीरी कुरैशी कज़न्स, उन्होंने गंगा को हाईजैक किया था। तो पाकिस्तान प्रेस एंड टेलीविज़न बड़ा खुश कि दिस इज़ अ साइन ऑफ कश्मीरी फ्रीडम फाइट एंड सो ऑन। फिर बाद, और वो जो उसमें मुसाफिर थे और जो पायलट वायलट थे वो हुसैनी वाला बॉर्डर से वापस आ गए। भुट्टो साहब गए मिलने इन दोनों से, और बड़ी पेपर में फ़ोटो वोटो आई। एक दिन बाद ये जहाज़ इन लोगों ने उड़ा दिया लाहौर के टारमैक में। उसके बाद पता चला कि एक टॉय पिस्टल था और एक लकड़ी का ग्रेनेड था, उसमें से ये जहाज़ हाईजैक हुआ था। तो तब पाकिस्तानियों को और ये जहाज़ जो था ये डीकमीशन हो चुका था, और इसको फिर इंडक्ट किया गया था, और तारीख ये थी कि राजीव गांधी विल बी कमांडिंग दैट एयरक्राफ्ट, जो तब पायलट थे, प्राइम मिनिस्टर के बड़े लड़के थे। तो पाकिस्तानियों ने, अच्छा, जैसे ही ये जहाज़ उड़ा दिया, इंडिया वेंट टू the International Organization for Civil Aviation or whatever it is, ICOA or something, ICAO, and they said कि overflight facilities for Pakistan aircraft is stopped। तो आपने जो कहा, आप समझे ना मेरी बात? तो अभी आपको श्रीलंका होके जाना पड़ेगा, और श्रीलंका अभी वो पाकिस्तानी कहते हैं श्रीलंका ने हमसे बड़े पैसे बनाए। इंटरेस्टिंग। आज की डेट में वो कुरैशी इंडिया में है। तो फिर पाकिस्तानियों ने कहा कि ये तो रॉ का ऑपरेशन था। रॉ ने कहा जी हमें इसके बारे में पता नहीं है। तो मतलब, लेकिन आप अगर 1970 से देखो, कई चीजें ऐसी होती हैं जो आप कह सकते हो कि ये रॉ और आईबी ने किया। नहीं, ये देखिए कि हर कोई इस युद्ध में ना उनका अपने पीक पे था, हर कोई, किसी का भी आप रोल ले लो। और ये मतलब एस्ट्रोलॉजी में सर आप विश्वास करते हो, बट हो सकता है कि वो जांच करना चाहिए कि 70-71 के आसपास जो भी हमने शायद किया वो चमक गए। हाँ, क्योंकि जो भी हमने किया उसमें सक्सेसफुल हुए। अरे आप सोचिए कि 3 तारीख को गाजी जो विक्रांत को उड़ाने आया था, अंदर के एक्सप्लोजन से, इंटरनल एक्सप्लोजन से सिंक कर गया। मतलब आप सोचिए, अगर गाजी थे उस समय बुलंद थे, अगर गाजी निकलता, वो विक्रांत को अगर उड़ा देता, दैट वाज द एंड ऑफ इट। तो पूरे जंग में कई ऐसे जगह हैं जो आपको लगता है कि सब कुछ गया है साथ में, हमारे पक्ष में गया, हर चीज बिल्कुल। अब एपिलॉग की बात करते हैं जो आप दोनों ने लिखा है कि अब आज की जो सिचुएशन है बांग्लादेश की, और 75 से लेके जो सारी कोशिशें हुई हैं बांग्लादेश में, उस पूरा क्या एनालिसिस है, जो भारत की इमेज है वहाँ पे, और जो हमारा भी एक रोल रहा है विभिन्न सरकारों के साथ वहाँ पे, और अभी के जो सिचुएशन आप देखते हो, फ्यूचर क्या है, क्या आपका वर्डिक्ट है फाइनली? इसको 2 पार्ट में करते हैं। मैं क्विकली बताता हूँ कि क्या हुआ था, और सेकंड पार्ट आई थिंक इकबाल वुड बी अ बेटर पर्सन टू नरेट। हुआ ये कि युद्ध के बाद बांग्लादेश की माली हालत बहुत ख़राब थी।
पैसे नहीं थे, खाना नहीं था, फ्यूल नहीं था, सारे ब्रिजेस टूट गए थे, पाइलन्स टूट गए थे, ऑयल डंप्स रॉकेटेड हो गए थे, सड़कें नहीं थीं, एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स कर गया था, और ये जितने मुक्ति वाहिनी और फ्रीडम फाइटर्स थे सबके पास बंदूकें थीं, तो बहुत ही ख़राब हालत था। और शेख मुजीबुर रहमान, जिसको हम बंगो बंधु कहते हैं, उनकी जो इमेज थी, मतलब इतने बड़े आदमी थे वो धीरे धीरे मतलब बहुत ही बुरा हाल हो गया। इसके चलते हुआ ये कि 1975 15 अगस्त को 2 आर्मी मेजर्स ने पूरी मोबिलाइजेशन करके उनकी वाइफ का, उनके 3 बेटों का, उनकी वाइफ्स का और परिवार के जो बाकी लोग थे उनका कत्ल कर दिया। वो होने के बाद खंडकर मुश्ताक, जो अवामी लीग के फॉरेन मिनिस्टर थे वॉर के टाइम, वो प्रेसिडेंट बन गए। और एक रेडियो में अनाउंसमेंट हुआ मेजर डालिम से कि अभी इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। उस दिन हमारे हाई कमिश्नर साहब थे समर सेन, वो थे नहीं। जब वो वापस पहुंचे, ही वेंट एंड रेड आउट द इंडो बांग्लादेश ट्रीटी एंड ही सेड इट हैज़ टू कंटिन्यू टू बी अ सेक्युलर रिपब्लिक एंड दैट कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू स्टे। सो इंडिया स्टेप्ड इन। अगस्त के महीने में दे अरेस्टेड ताजुद्दीन साहब एंड 3 more पीपल। नवंबर के महीने में ताजुद्दीन साहब और तीनों को मार डाला जेल में। और ये जितने लोगों ने मारामारी की थी, ये लोग 17 लोग थे शायद, ये लोग ढाका से थाईलैंड चले गए। और खालिद मुशर्रफ साहब वो बन गए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। 2 दिन या 3 दिन बाद खालिद मुशर्रफ साहब को इन लोगों ने मार डाला ढाका के बाहर। ज़ियाउर रहमान साहब वापस से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए और 1981 में वो प्रेसिडेंट थे, उनका भी आर्मी ने कत्ल कर दिया। ये सिलसिला 1971 से लेके 1981 तक चला। मैं आपको 2 चीज़ें कहूँगा इकबाल के कहने के पहले। बांग्लादेश में 3 बड़े इमोशंस हैं। एक इमोशन ये है कि उनको ये अच्छा नहीं लगता है कि हम लोग कहते हैं हमने आपको इंडिपेंडेंस दिला दी, वो कहते हैं हमने भी खून दी। दूसरा इमोशन, वो कहते हैं कि आप लोग हमसे ठीक से बात नहीं करते, यू आर वेरी पेट्रनाइजिंग टूवर्ड्स अस, कि यू नो हु आर यू। ये दूसरा, ये हमें थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए उसके बारे में। तीसरा इमोशन ये है कि वो नहीं चाहते कि दे आर सबऑर्डिनेट टू इंडिया, दे आर सेंसिटिव टू दैट। और चौथा जो बहुत स्ट्रांग इमोशन है कि अवामी लीग एक्चुअली इंडिया एजेंसीज की पार्टी है। ये 4 इमोशन हमें रिकग्नाइज करना चाहिए। इसको कैसे डील करना है ये तो मेरे पे ग्रेड के काफ़ी ऊपर है, लेकिन मैं आपसे ये कह सकता हूँ ये 4 इमोशंस बहुत ही स्ट्रांग हैं। और जब हम लोग एपिलॉग लिख रहे थे, कई चीज़ें तब हुई जिसके बारे में मेरे ख्याल से इकबाल कहे तो बेहतर होगा। और इस एनालिसिस में जब आप इस पे बात करेंगे सर, इसमें मैं ये भी चाहूँगा कि जो इस्लाम का जो रोल है, बैक की जो वापस से इतना राइज हो रहा है, उसका कितना बड़ा रोल है। जो हेट्रेड है इंडिया के प्रति और हिंदुओं के प्रति भी, तो वो वहाँ पे इतना कि अब वो पाकिस्तान जिसने इतनी सारी एट्रोसिटीज़ की, ना उनको वो अच्छा मानते हैं और भारत को उतना। मतलब अगर आप कंपेयर भी करें, जैसे सर आपने बोला, अगर हम कंपेयर भी करें कि हम पेट्रोनाइजिंग हैं, वो सब हैं, वो तो बहुत कम है ना जो पाकिस्तानियों ने उनके साथ किया है। तो वो एनालिसिस भी आप ऐसा है अरियंत जी। के, एक कहावत है, पब्लिक मेमोरी इज़ वेरी शॉर्ट। जो पाकिस्तानियों ने बांग्लादेशियों के साथ किया वो 54 साल पहले किया, उसके बाद में 2 जनरेशन पैदा हो गई हैं और उनको उसकी कोई याददाश्त नहीं है। वो एक अतीत है। और आज की डेट में आप देख रहे हो कि जेन ज़ी का बड़ा दबदबा है। ये जेन ज़ी का रिवोल्ट श्रीलंका में भी हुआ, जेन ज़ी का रिवोल्ट नेपाल में भी हुआ, जेन ज़ी का रिवोल्ट बांग्लादेश में भी हुआ। अब प्रॉब्लम क्या है कि नौकरियां नहीं हैं, इंडस्ट्री नहीं है। चाइना ने सब कुछ अपने आप हड़प कर लिया है। चाइना इज़ द वर्ल्ड्स फैक्ट्री। तो जो जेन ज़ी के नागरिक हैं उनके लिए चॉइसेस क्या हैं, उनके लिए ऑप्शंस क्या हैं। और जो उस वक़्त की वर्तमान सत्ता थी शेख हसीना की, उसने कुछ ऐसे कोई इकोनॉमिक डील्स भारत के साथ किए थे जो कि बांग्लादेश की जनता के हक़ में नहीं थे। बांग्लादेश को एक आप किस्म से कहिए कि एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो वो जो जज्बा था उसको चीन ने कैपिटलाइज़ कर लिया और अमेरिका ने भी कैपिटलाइज़ किया, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि बांग्लादेश में उनका एक बेस बने जो कि चीन को कंटेन कर सके। और चीन चाहता है कि बांग्लादेश में उनके बेसेस आएँ
जिससे कि वो भारत पर दबाव डाल सकें, क्योंकि जो समुद्री व्यापार है चीन का 90% इंडियन ओशन के थ्रू जाता है और उसके लिए उनको सुविधा चाहिए अपनी नेवी के लिए। तो बांग्लादेश बहुत इम्पोर्टेंट है और उनका एक बेस है लाल मुनीराट करके, जो कि हमारे चिकन्स नेक, जो कि भारत को असम के साथ में, मेनलैंड इंडिया को असम के साथ में जोड़ता है, वो उसको बड़ा कमज़ोर कर देता है। उस बेस में जो वो इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस की औजार लगाएं और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएं, तो वो हमारी जो साइबर कैपेबिलिटीज़ हैं उस पे हमला कर सकते हैं, आर्मी पे हमला कर सकते हैं। सब कुछ तो साइबर कैपेबिलिटीज़ के ज़रिए चलता है। एयरफोर्स को पे दबाव डाल सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो बांग्लादेश का जो युद्ध हुआ था, बांग्लादेश में जो युद्ध हुआ था 1971 में, उसमें हमारे स्ट्रेटेजिक प्लानर्स ने एक बड़ी भारी गलती की थी। वो ये था कि नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है हमारा त्रिपुरा का, वो समुद्र के तट से सिर्फ 28 किलोमीटर दूर है। 28 किलोमीटर की पट्टी जो है वो बांग्लादेश के थ्रू जाती है। तो जो 1971 में हम जो बर्मा, भारत और बांग्लादेश या ईस्ट पाकिस्तान का जो इलाका है, जहाँ पे वो ट्राई जंक्शन है, जहाँ पे वो त्रिपुरा को सी एक्सेस दे सकते हैं, जो वो एक 30-40 किलोमीटर की पट्टी हम लोग ले लेते। और सर जिसके ऊपर लड़ाई हो रही है सेंट एंड्रयूज आइलैंड, हाँ, वो अमेरिका वाले जो चाह रहे हैं हाँ, उसको, वो भी ले सकते थे आइलैंड, तो वो भी ले सकते थे। जो हम वो ले लेते तो पूरा का पूरा जो नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट है, उसका जो वर्तमान स्थिति है आर्थिक, वो पूरी की पूरी बदल जाती। हम वहाँ पे एक पोर्ट खड़ा कर देते। वो मेरा ख्याल है कि किसी को ये आइडिया नहीं था कि दुनिया कैसे बदलेगी और 50 साल में क्या होगा और क्या हमें ये इसकी ज़रूरत है कि हमें नॉर्थ ईस्ट को एक सी एक्सेस देने की ज़रूरत है कि नहीं। तो वो हमारी बड़ी भारी भूल थी, या आप समझिए कि आप नादानी थी कि किसी ने सोचा भी नहीं इसके बारे में। तो आज की डेट में ये बांग्लादेश का की जो सत्ता है वो मोहम्मद यूनुस की, वो तो बेसिकली प्रो अमेरिकन है और साथ में वो चाइना को बैलेंस कर रहे हैं और चाइना और अमेरिका का एक कन्वर्जेंस भी हो रहा है। अभी ये वर्तमान ट्रंप शासन में। तो ये आप देखिए कि 2025 की शुरुआत में बांग्लादेश नेवी और बांग्लादेश आर्मी की मिलिट्री एक्सरसाइजेज पाकिस्तान आर्मी और नेवी के साथ शुरू हो गई हैं। उनके कई एक्सचेंजेस हुए हैं, उनके मिलिट्री ग्रुप्स आए हैं बांग्लादेश में, पाकिस्तान के और बांग्लादेश के ग्रुप्स, मिलिट्री डेलीगेशंस पाकिस्तान गई हैं और वो मिसाइल्स भी ले रहे हैं, JF-17 हवाई जहाज़ भी ले रहे हैं। सब कुछ हो रहा है और पाकिस्तान और बांग्लादेश अब एक किस्म के पास आ रहे हैं, काफ़ी पास आ रहे हैं। तो अब आप ये देखिए कि हमारे जो पड़ोसी हैं, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, वो पूरा अरब महासागर से लेके बे ऑफ बंगाल तक एक किस्म का एक इंटीग्रेटेड कॉमन बॉर्डर बन रहा है, जो कि हम पे दबाव डाल रहा है और हमारी मतलब आर्थिक परिस्थितियों पे दबाव डाल रहा है। तो हमें इस चुनौती का सामना करने के लिए बहुत सा चिंतन करना पड़ेगा, जो मुझे लगता है कि किसी ने यहाँ पे उतना किया ही नहीं है। नहीं तो ये बांग्लादेश का डिबैकल नहीं होता। ये ओवर कॉन्फिडेंस की बात है कि ये तो भाई हमारे ही इलाका है, ये हमारा ही बैकयार्ड है। तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में हम मारे गए। अब ये एक नए सिरे से हमें एग्जामिन करना पड़ेगा कि जो आर्थिक थ्रेट है चीन से और जो मिलिट्री थ्रेट है पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश से, इसको कैसे काउंटर किया जाए डिप्लोमेसी से, पॉलिटिक्स से, और इस पे काफ़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। अब तो चाइना को भी कन्विंस कर सकते हो, जिस तरीके से अमेरिका घुस गया है बांग्लादेश में। आई थिंक चाइना के साथ मिलके भी कुछ किया जा सकता है, चाइना के साथ अगर वो एग्री करें तो। चाइना के साथ आप कभी नहीं मिल सकते, क्योंकि चाइना आपको
कभी भी क्योंकि उनके लिए तो अगर बांग्लादेश में अमेरिका बैठा है बेस बना के, तो चाइना भी इंडिया बैठा है, चाइना भी बैठा है लाल मुनीर हाट में, उसको आप मत भूलिए। तो अमेरिका और चाइना के साथ आपकी कभी भी दोस्ती नहीं हो सकती, क्योंकि चाइना आपका सदियों से आपका दुश्मन है। क्योंकि देखिए, चाइना की जो टी इंडस्ट्री है वो अंग्रेज़ों ने उखाड़ के यहाँ पे डाली। हम लोग दुनिया में चाय एक्सपोर्टर बन गए। फिर यहाँ अंग्रेज़ों ने चाइना को अफीम बेचा और वो भारत में उगाया और बेचा। तो चाइना के 25% जो पॉपुलेशन है वो अफीमची बन गई और कई ओपियम वॉर्स लड़े गए। तो चाइना ने बदला लेना है आपसे। वो सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन है, वो सेंचुरी ऑफ डोमिनेशन में तब्दील होगी। और जो सारा चीन की चांदी यहाँ आई है, ये चांदी अब वापस जाएगी। तभी तो वो हमारे तो कितनी तो जाती है हर अभी साल। तो अभी तो आप देख लीजिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आप देख लो। 90 रुपए 90 पैसे का डॉलर आज हो गया है। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत निर्भर है चीन पे, और वो निर्भरता को कम करने की बजाय हम ज़्यादा कर रहे हैं। और निर्भरता ज़्यादा होगी तो सारा कुछ इंपोर्ट होगा। नौकरियां कैसे लोगों को मिलेंगी, जेन जी को नौकरियां कैसे मिलेंगी? ब्रिलियंट बुक सर, आई थिंक सबको पढ़नी चाहिए। दिखा देता हूँ थैंक मैं, यू। आप भी दिखा दीजिए। ये देखिए, और मज़ा आया बात बहुत करके, मेहरबानी, बहुत और बहुत कुछ सीखने को मिला। और इसमें अभी भी बहुत कुछ बचा है, हमने बहुत सरफेस लेवल पे थोड़ा डिस्कशन किया है, बट सबको पढ़नी चाहिए। सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।